एसईओ एंड डिजिटल मार्केटर, एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग में तकरीबन काफी टाइम से वर्क कर रहा हूँ, और स्पेशली जो मेरी एक्सपर्टीज है वो अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग में है। इसके अलावा बाकी इंट्रोडक्शन तो आई थिंक बाकी तकरीबन लोग जानते हैं मुझे। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन, सॉरी मैं वो कमेंट्स देख रहा था, लेकिन कमेंट्स को भी साथ साथ लेके चलेंगे। या अगर मैं ना कुछ कोई चीज स्किप हो जाए तो अलीम आप भी कमेंट्स को नोट डाउन करें, सॉरी क्वेश्चंस को, ताकि हर एक को उसका आंसर मिल सके। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि एक न्यूबी को मतलब एक्सपायर्ड डोमेन से चलना चाहिए या अम, क्या कहते हैं, न्यू डोमेन से, फ्रेश हाँ जी। डोमेन से, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, उसमें यह है कि देखें, न्यूबी जो एक बिल्कुल न्यू ब्लॉगर है या फ्रेश एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा है, हाँ तो जी। उसको कभी भी मैं एक्सपायर्ड डोमेन रिकमेंड नहीं करूंगा, ड्यू टू रिस्क फैक्टर्स। क्योंकि एक्सपायर्ड डोमेन्स में जहां उनके प्रोज हैं, उन वहां कॉन्स भी हैं। हाँ कि अगर फर्ज करे, आपको एक रेडीमेड डोमेन मिल जाती हैं, उसके बहुत अच्छे अच्छे लिंक्स बने हुए हैं, उस फायदे तो हैं, हाँ जी। लेकिन एक एक्सपर्ट के लिए या इंटरमीडिएट लेवल या एक्सपर्ट लेवल के बंदे के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूं, अगर वो उसको अफोर्ड कर सकता है, बट न्यूबीज के लिए नहीं। ठीक। तो वैसे आपके ख्याल में रैंक कौन सी जल्दी हो जाती है, न्यू रैंक जल्दी हो जाती है या एक्सपायर्ड? नहीं, डेफिनेटली एक्सपायर्ड डोमेन्स, जिन कुछ पे तो जब आप हंट करते हैं तो कुछ पे तो डेफिनेटली ट्रैफिक आ रही होती है, और कुछ पे उनके बहुत अच्छे अच्छे लिंक्स बने होते हैं, हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स, उनकी काफी अच्छी प्रोफाइल होती हैं, तो इस वजह से रैंकिंग जल्दी होती है एक्सपायर्ड डोमेन की एज नहीं। कंपेयर टू फ्रेश डोमेन की। ठीक। अच्छा, ये कुछ लोगों को एक इशू आ रहा है, लोग कह रहे हैं मेरी वॉइस नहीं आ रही, 1 मिनट ये क्लियर कर लें। अच्छा, तो अब आ रही है। ओके। उसके बाद एक और गलती जो सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं वो ये कि जब डोमेन का नेम सेलेक्ट करने लगते हैं, तो आप कौन सी रिकमेंड करते हैं, हम्म। EMD, एग्जैक्ट मैच, PMD, पार्शियल मैच, या फिर एक न्यू ब्रांडेड डोमेन? अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और अगर लोग मुझे सुन रहे हैं तो या बाद में सुने, उन सब के लिए एक मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ये चीजें कहूंगा, और अगर कोई मुझसे मुत्तफिक नहीं है, काफी सारे लोग या एक्सपर्ट्स मुझसे मेरी बातों पे जरूरी नहीं है कि वो इत्तिफाक करेंगे इस चीज से, बट मैं जो भी यहाँ पे कोई चीज बताऊंगा तो वो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के बेस पे वो चीजें मैं यहाँ पे इन जो ऑडियंस है हमें सुन रही है और देख रही है उनको बताऊंगा। तो डोमेन सिलेक्शन जो है, सबसे पहले जो एक्सपर्ट लेवल के बंदे हैं उनको तो पता है कि उन्होंने क्या करना है, बट इन अ वेरी इनिशियल स्टेज एक बंदा फर्ज करे एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करता है, या एडसेंस, या कोई भी वेबसाइट, तो उसके लिए डोमेन मस्ट है। और डोमेन सिलेक्शन में अगर आप गलती कर बैठते हैं तो वो बाकी चीजें आप सेट कर लेते हैं, चाहे एसईओ की गलतियां हैं वो बाद में आप सीख लेते हैं, उसको सेट कर लेते हैं, बट
डोमेन नेम चेंज नहीं होता। हाँ जी। एम आई राइट? वो आज ही मैं किसी स्टूडेंट ने डोमेन सेंड की थी, तो उसने उसमें ईयर और कुछ नंबर इंक्लूड किए थे, तो वही अब वो ज़ाया है, मतलब इतनी जी ज़्यादा जी, उसने मेहनत भी की हुई थी उसके ऊपर। तो वही मैं कह रहा हूं। अच्छा, तो इसका थोड़ा सा आंसर लेंथी होगा, लेकिन इट्स वर्थ वॉचिंग। ईएमडी मींस एग्जैक्ट मैच डोमेन। मैं एक एग्जांपल लूं। जैसे कि मेरा कोई प्रोडक्ट, वी लॉगिंग कैमरा। अच्छा, अब बेस्ट वी लॉगिंग कैमरा के ऊपर आप वेबसाइट बना रहे हैं, तो आपने डोमेन रजिस्टर्ड कर दी बेस्ट वी लॉगिंग कैमरा .com और .net और .org या वट एवर, लेकिन आपका जो डोमेन करेक्टर्स हैं वो है बेस्ट वी लॉगिंग कैमरा। अच्छा, अब आप काम करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग मिक्स कर लेते हैं पीएमडी और ईएमडी को। क्योंकि समझाने के लिए तो हम कह देते हैं कि ईएमडी एक बिल्कुल एग्जैक्ट डोमेन होती है, जैसे कि बेस्ट वीलॉगिंग कैमरा .com। हाँ जी। लेकिन अगर हम कुछ लोगों को कहते हैं कि आप ना वीलॉगिंग कैमरा रिव्यूज .com कर दे, तो ये पीएमडी हो जाएगी। या उसके साथ मतलब थोड़ा सा पार्शल मैच, जो वी लॉगिंग कैमरा भी आए साथ में गाइड रिव्यूज या दी लगा के या वट एवर जो भी आगे पीछे लगा के, उसको हम क्या बनाते हैं, पार्शल मैच बना लेते हैं, ताकि उसके बाद एक टाइप है जनरल डोमेन। जनरल मींस कोई भी ब्रांड आप स्टार्ट कर दे, लाइक खलील .com। अब हाँ जी। खलील .com पे आप कुछ भी करें, लाइक उसमें एफिलिएट का काम करें, एडसेंस का काम करें, या उसमें दुनिया जहान की कोई भी प्रोडक्ट किसी भी टाइम पे आप रिव्यू करें, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो एक कोर ऑफ कैटेगरीज और हर चीज उसमें दुनिया जहान की कवर हो सकती है ब्रांड के ऊपर और जर्नल डोमेन में। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कोई ऐसी डोमेन, जैसे कि 10 बीस्ट एक हाँ जी। जर्नल डोमेन है, एक ब्रांड डोमेन है। बीस्ट के अंदर यू कैन कवर एनीथिंग, वहां पे कोई पाबंदी नहीं है कि आपने सिर्फ टेक को कवर करना है या हेल्थ के प्रोडक्ट्स को कवर करना है या आपने स्पोर्ट्स को कवर करना है, वहां पे कोई आपकी पाबंदी नहीं है। लेकिन याद रखें, ईएमडी और पीएमडी में पाबंदियां लग जाती हैं। और मैं एट द एंड ये भी ऐड करूंगा इसी क्वेश्चन के अंदर कि न्यूबीज को क्या मैं प्रेफर करता हूं अपने एक्सपीरियंस बेस के ऊपर, कि ईएमडी में तो आप सिर्फ वी लॉगिंग कैमरा के ऊपर ही घूमेंगे आगे पीछे, बिकॉज आपकी डोमेन ही वी लॉगिंग कैमरा है। अच्छा, बाज लोग कहते हैं कि चले वो एक डिफरेंट चीज है, मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं। लेकिन आप लोग कभी भी एक ही प्रोडक्ट के ऊपर साइट ना रजिस्टर्ड करें। एक शॉर्ट टर्म के लिए एक लिमिटेड इनकम और लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी जनरेट करने के लिए तो ठीक है, बट रिमेंबर के वो लॉन्ग टर्म उसके लिए बेस्ट नहीं है। उसके फायदे नुकसानात भी बताऊंगा, कि जब आप इसको फ्लिप करने जाते हैं तो अगला बायर कहता है कि भाई जितना कवरेज आपने इस साइट को देनी थी वो ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं इसमें क्या करूंगा आपसे ये डोमेन परचेज करके, मैं इसमें मतलब इसकी फ्यूचर ग्रोथ क्या है और इसको मैं किस लेवल तक लेके जा सकता हूं। अगर ये $100 और $500 बना रही है, तो मैं इसको 1000 और $5000 पे कैसे लेके जाऊं। तो वहां पे आप साइलेंट हो जाते हैं, बिकॉज उसमें इतनी ग्रोथ के और चांसेस नहीं होते, वो आप हर चीज कवर कर चुके होते हो। लाइक व्लॉगिंग कैमरा .com है आपका, बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा .com, तो जाहिर बात है आपने हर चीज को कवर किया होगा। आपके पास कंटेंट लिमिटेड होता है और आप कंटेंट कवर कर चुके होते हैं। अच्छा, बाज लोग मैंने बड़ी बड़ी साइटें देखी हैं, वो कवर करते हैं, एक्स्ट्रा कैटेगरीज डाल लेती हैं, बट द अप्रोच इज अनप्रोफेशनल। कि आपकी डोमेन जो है वी लॉगिंग कैमरा है और आप वहां पे कोई और चीजें बीच में कवर कर रहे हो। कवर कर सकते हैं बिकॉज डोमेन नेम इज जस्ट योर एड्रेस, लेकिन वो बात आती है प्रोफेशनलिज्म की,
तो थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगता। तो जो रिकमेंडेशन है वो, अच्छा, पीएमडी की जो बात है ना, ये ईएमडी और पीएमडी को हम लोग मिक्स करते हैं। लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स जो है हमारे, वो क्या कहते हैं कि भाई वी लॉगिंग कैमरा रिव्यूज डाल दो तो ये पीएमडी हो जाएगी। और हमें भी अक्सर लोग आ जाते हैं, भाई हम कहते हैं हम साइट सेल कर रहे हैं, पीएमडी डोमेन है, कहते हैं ठीक है। लेकिन मैं उनको कहता हूं भाई, जो आपने नेम रखा हुआ है वी लॉगिंग कैमरा रिव्यूज, आपने तो इसको पीएमडी कर दिया। मतलब पीएमडी एक मॉडरेट लेवल हम कह सकते हैं कि ईएमडी थोड़ा सा लिमिटेड होता है, ब्रांड बहुत बढ़ जाता है, और पीएमडी में बंदा एक्स्ट्रा चीजें कवर कर लेता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि यार, जब आप रिव्यूज सिर्फ डाल के ना, आपने डोमेन नेम चेंज नहीं कर दी, होगा वही ईएमडी, होगी आपकी डोमेन की जो वर्थ है या जो कवरेज है वो वही रहेगी। रिव्यूज या गाइड या दी बेस्ट या वट एवर आगे पीछे डाल के व्लॉगिंग कैमरा ही रहेगा। मतलब अगर आप ईएमडी नहीं सेलेक्ट करते, आप सेलेक्ट करते हैं व्लॉगिंग कैमरा रिव्यूज, तो मुझे बताएं उसमें और कुछ कवर होगा? नहीं होगा तो नहीं फिर भी वही व्लॉगिंग रिव्यूज ना। हाँ जी। सो मेरा जो कहने का मतलब है, पीएमडी आप इस सेंस में सेलेक्ट करें, लाइक आप कैमरा एक्सपर्ट डॉट कॉम सेलेक्ट करें। बेशक उस साइट के ऊपर आप वी लॉगिंग कैमरास ही कवर करें, जो आपकी सेलेक्टेड निच है। लेकिन जब वो रैंक होती हैं उसकी, आप जो एक ईएमडी साइट की कवरेज होती है, आप उसमें कंप्लीट कवर करें। लेकिन आपकी जो डोमेन नेम है ना, उस वो क्या है, कैमराज एक्सपर्ट या कैमराज लैंड या कैमराज वर्ल्ड या कैमराज वट एवर, जो भी दी बेस्ट कैमराज डॉट कॉम या वट एवर। लेकिन क्या है, वी लॉगिंग साथ नहीं लगाना। हाँ आपकी निच वी लॉगिंग है, लेकिन वी लॉगिंग नहीं लगाना। वी लॉगिंग की आप एक कैटेगरी लगाएं वहां पे, और उस साइट की रिलेवेंसी बनाएं सिर्फ वी लॉगिंग में। मैं ये नहीं कह रहा कि कैमराज एक्सपर्ट्स डोमेन के अंदर आप बाकी कैमराज भी कवर करें, नहीं। डोमेन नाम आप, डोमेन नेम जो है आप वही रखें, लेकिन कवरेज उसमें जस्ट वन निच की करें। जब आप वो रैंक कर लेते हैं, जब आप $500 पर मंथ पे पहुंच जाते हैं, जब आप एक एसेट बना लेते हैं, आपकी बहुत मेहनत होती है उस डोमेन के ऊपर, आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे लिंक्स बनाए होते हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज होती हैं। लाइक आप उसके बाद वर्ल्ड वाइड जितनी भी कैमरास टाइप है, आप एक के बाद एक कवर करना शुरू हो जाते हैं। उस टाइम आपके पास बजट भी होता है, उस टाइम आपके पास लाइक क्या कहते हैं, इनकम भी आ रही होती है, और आप एक्स्ट्रा कंटेंट भी अफोर्ड कर सकते हैं। और आप उसको अगर फर्ज करें फ्लिप करने जाएं, तो हर कोई आपको वेलकम करेगा बिकॉज ऑफ योर डोमेन नेम। आप उसको इजीली कह सकते हैं कि यार, आप कैमरा टाइप आप देख लें, कितनी कैमरास टाइप है, ट्रायल हाँ कैमराज यार, फिल्म कैमराज यार, वट एवर, मतलब जितने भी कैमराज है ना, आप उसको कहो यार, एक तो मैंने तो सिंगल व्लॉगिंग कैमरा ही सेलेक्ट, सॉरी, कवर किया हुआ है, एंड यू कैन कवर। अब अगर ये $500 बना रही है, तो आप उसके साथ चैलेंज लगा के कह सकते हो कि ये डोमेन $50,000 तक जा सकती है। तो इसी तरह आप क्लाइंट को भी या अपने बायर को भी तसल्ली दे सकते हो, और आप एक अच्छे, मतलब आप, हाँ, ग्रोथ करेंगे। आज खेल में हेलो। हाँ जी, आ रही है वॉइस आप। हेलो। जी, यार ये पासवर्ड बदलता। हम्म। ओके। आवाज तो नहीं कट गई मेरी अली? नहीं सर, ठीक आ रही है। अच्छा। हेलो। जी जी। हाँ जी। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन या जी जी, आई थिंक जो डोमेन नेम की सिलेक्शन है वो काफी हद तक क्लियर्ड हो चुकी है। अगर क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, डोमेन नेम सिलेक्शन के प्रोज एंड कॉन्स, फायदे नुकसान आई थिंक पता चल चुके होंगे हाँ जी। सबको। किसी को यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो बोले। किसी का कोई क्वेश्चन? सर खलील, आपने जो साइट 6 मिलियन की फ्लिप की थी उसकी नीच क्या थी? ये किसका क्वेश्चन है वैसे? ये टेक इन्फो टूल्स के नाम से कोई चैनल है उसका है। अच्छा, वो निच तो नहीं बता सकता, लेकिन वो इस टाइप की थी जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, हाँ जी। कि वो ईएलडी नहीं थी हाँ जी। और ब्रांड भी नहीं थी। ठीक। मतलब पीएमडी। हाँ, पीएमडी कह लें, जो पीएमडी मैं इसी को कहता हूँ, लाइक किसी एक कैटेगरी के ऊपर आप साइट को वो कर लेते हैं, ओवरऑल कैटेगरी कवर करते हो। ये एक भाई ने पूछा है, सैयद नजमी शाह ने, किसी से 1 ईयर वर्क कर लिया ईएमडी पे तो वो क्या करे? मतलब 1 साल अगर वर्क किया हो ईएमडी के ऊपर तो वो क्या करे? यार देखिए, जो कर रहे हैं ईएमडी पे काम, उनको तो करना चाहिए। मतलब अब तो उन्होंने स्टार्ट कर लिया है, अब ये नहीं है कि सारे ईएमडी से भाग जाएं। ईएमडी की अपनी वर्थ है। तो उस पे इतना खर्चा, मतलब हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स है ब्रदर, लेकिन हम वो मशवरा देंगे यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म आप लोगों को फायदा दे सके। ईएमडी की अपनी एक जगह है, अगर आपने स्टार्ट की हुई है तो उसको चलाएं, उसको एक लेवल तक ले जाएं। वो हाँ। आपको मतलब इनकम देगी, और फिर उसके बाद उसको फ्लिप करें। वो भी फ्लिप होती हैं, दुनिया में हर चीज फ्लिप होती है। हम्म। वैसे मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप उससे ब्रॉड करना चाहते हैं तो आप उसे 301 रीडायरेक्ट कर दें किसी और डोमेन के ऊपर। हाँ, वो एक खैर एक नेक्स्ट वे है कि फिर आप अगर बिल्कुल कोई हाँ। नेक्स्ट अच्छी डोमेन लेके और ब्रॉड उसमें। हाँ। अच्छा, उसके अलावा एक क्वेश्चन आया मेरे जहन में कि डोमेन नेम जो है उसमें कितने वर्ड्स होने चाहिए आपके ख्याल से? देखिए, जितना शॉर्ट हो और इजी टू रिमेम्बर हो। ये नहीं कि उसमें आपने कुछ ऐसे डिजिट्स डाले हों जो कि अगला बंदा सर्च करे कि यार पता नहीं इसमें 7 इसने था या 6 था। मतलब इस तरह के काम नहीं करने। हाँ। बेशक 10 करेक्टर तक हो, उस पे इफेक्ट नहीं करता। लाइक दो लॉन्ग जैसे है कि मेरी यार अभी ये ना वो लोगों के निचेज और वो चीजें सामने आए। हाँ। लेकिन अगर एक प्रोडक्ट का नेम, अब देखो, एक प्रोडक्ट का नेम हो सकता है 6 करेक्टर, एक का 10 करेक्टर भी हो सकता है। तो हम उसको अम, मैं तो कम से कम 10 करेक्टर तक हो इजी, लेकिन दोनों वर्ड जो है ना वो इजी टू रिमेम्बर हो, जैसे कि गाइड या सॉरी एक्सपर्ट या इस तरह का कुछ। हम्म। लेकिन करेक्टर वगैरह और ऐसी कोई चीज बिल्कुल नहीं यूज करना जो कि इजी टू रिमेम्बर ना हो। हाँ जी, नेचुरल लगे, मतलब आसानी से पढ़ा जा सके। जी जी। हम्म। अब देखो, एक एक नेम होता है अली। अब अली 3 करेक्टर्स हैं। अब हाँ जी। जैसे कि मेरा नेम है खलील, अब खलील 6 करेक्टर है, लेकिन दोनों इजी टू रिमेम्बर है, नेम्स है ना। अब हाँ जी। आप इस तरह अब एक है
तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जो इजी टू रिमेम्बर हो, खैर है 2-3 करेक्टर आगे पीछे या बड़े छोटे हो उससे इफेक्ट नहीं पड़ता इतना, लेकिन ठीक। कोशिश करें कि शॉर्ट हो। हम्म। अच्छा, ये जो TLD होते हैं जैसे .com .org वगैरह, आपका क्या ख्याल है कि इनका इम्पैक्ट पड़ता है रैंकिंग के ऊपर? हम्म। रैंकिंग या लॉन्ग टर्म में, क्योंकि देखो मैं अब तो क्योंकि फ्लिपिंग भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ जो जी। हमारा टॉपिक है, उस हवाले से भी अगर आप ऐसी कोई TLD सेलेक्ट करते हैं तो वो मजा नहीं करती कल को आप फ्लिप कर रहे हो हम्म। उस एसेट को। तो जो मैं रिकमेंड करता हूँ या मैं पर्सनली यूज करता हूँ, टॉप पे कॉम रखते हैं, हाँ जी। बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड उसमें ये नहीं होता कि हम्म। क्या, लेकिन उसके बाद फिर .net, .org और .info बिल्कुल आखिर पे, अगर कहीं कुछ भी अवेलेबल ना हो। वो आज ही किसी भाई ने पोस्ट किया था, उनकी डॉट इन्फो की डोमेन है और वो रैंक नहीं कर रही, गूगल बार बार उसे पिनलाइज कर रहा है। तो वही मैंने उसे रेकमेंड किया था कि शायद हो सकता है कि मतलब TLD की वजह से गूगल बार बार इसे पिनलाइज कर रहा हो। अच्छा जी। यार नहीं, TLD की वजह से तो नहीं उसको पिनलाइज करना चाहिए, नहीं, वैसे उसका कुछ ऐसे हैं कोई ना, दूसरा इशू होगा। मतलब कुछ ऐसे TLD हैं ना जो बहुत ज़्यादा स्पाम हुए हैं, जैसे .tk है। अब मतलब .tk तो नहीं रैंक कर हम्म। सकता फर्स्ट पेज के ऊपर, गूगल उसे फौरन पिनलाइज कर देगा। हम्म। कुछ केसेस में कर भी जाता है, लेकिन वो जब लोएस्ट प्रायोरिटी के जो कीवर्ड्स हैं जिनकी सर्चेज ना होने के बराबर हों या जिन पे कंपटीशन ना हो। सही। अच्छा जी, उसके बाद नीच आप कौन सी रेकमेंड करते हैं, माइक्रो नीच या ब्रॉड नीच? ये वैसे आपने आंसर दिया है पहले, लेकिन माइक्रो माइक्रो टू ब्रॉड चलें, माइक्रो टू ब्रॉड स्टार्ट 1 नीच से करें, बिल्कुल छोटे नीच से करें, और हाँ। उसी पे स्टिक रहें जब तक वो रैंक नहीं होता, हाँ। फिर उसको बढ़ाएं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक। अच्छा जी, उसके बाद होस्टिंग कौन सी रेकमेंड करते हैं आप? यार इसमें कोई प्रमोशन वाली बात नहीं, अब क्वेश्चन कर दिया ना। अब मैंने स्टार्ट में बोला था कि मैं वही चीजें बताऊंगा जो मैं खुद पर्सनली यूज हाँ। कर रहा हूँ या मैंने यूज की हैं। हाँ जी। तो मैं नीम स्टार्ट में, टू बी वेरी हॉनेस्ट, नेम चीप की यूज की थी। हाँ जी। उसके बाद हमारे जो डॉक्टर हमजा साहब हैं उसकी सिंबल होस्ट की होस्टिंग है, वो मुझे काफी अच्छी लगी, मेरी काफी सारी साइट्स उधर होस्ट हैं। फिर उसके बाद देखो, जब आपकी साइट पे मिलियंस ऑफ ट्रैफिक, क्योंकि देखो एफिलिएट में हमारी जो साइट्स होती हैं उस पे काफी इतनी ट्रैफिक और लोड नहीं होती, तो हाँ जी। मैं कभी नहीं रिकमेंड करता कि आप इतनी हैवी होस्टिंग ले और आपके डेली विजिटर दिन के 5-10 विजिटर हो और आपने क्लाउड होस्टिंग ली हुई हो। हाँ जी। तो स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी लो, हाँ। जो आपको सस्ता पड़े लेकिन अच्छा हो, हाँ। और फिर आप उसको अपग्रेड करें, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपग्रेड करें। जब आपकी साइट $50,000 बना रही हो तो डेफिनेटली आप $500 पर मंथ की होस्टिंग लें, ताकि आपको जाहिरी बात है होस्टिंग बहुत मैटर करती है साइट की हाँ। ओवरऑल। वैसे पर्सनली मैं अपनी वेबसाइट्स के लिए साइट ग्राउंड यूज़ करता हूँ। आजकल काफ़ी महंगी हो गई है, उन्होंने प्राइस डबल कर दी है। जी, मैं बिल्कुल बेसिक जो हमारी कम्युनिटी है अभी, हम्म। पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है, और एक न्यूबी जो होता है, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर क्यूरीज यही आती हैं कि कंटेंट कहाँ से लिखवाएं, और एक दो आर्टिकल लिख के बेचारे होते, ऊपर से अगर हम उनको ऐसी होस्टिंग रिकमेंड करें, तो हाँ कभी भी जी। मैं इन महंगे तरीन लोगों के कभी नाम नाम नहीं लेता, बिकॉज ऑफ एक स्टार्ट के बंदे के, क्योंकि वो तो हमारे माउथ ऑफ वर्ड होता है, वो तो कहते हैं यार
अगर खलील की साइट रैंक हो रही है साइड ग्राउंड से, तो शायद हम्म। मुझे भी उधर ही होस्ट करना चाहिए। वो हम्म। बिल्कुल बेसिक लेवल पे होता है, वो ऐसी होस्टिंग लेके उसके पे करता रहेगा, और उसका ऑलरेडी ना कोई साइट रैंक है ना कुछ इनकम आ रही है। हम्म। तो दैट्स व्हाई आई नेवर एवर रिकमेंड अच्छी होस्टिंग इन द सेंस ऑफ मतलब एक्सपेंसिव होस्टिंग। हाँ, जो एक न्यूबी के लिए या पाकिस्तानी कम्युनिटी में मैंने जो सबसे चीपेस्ट होस्टिंग देखी है वो सिंबल होस्ट की है। ठीक। हाँ, वैसे आजकल हम एक न्यू टेक्नोलॉजी ट्राई कर रहे हैं, नेटलीफाई। वो है भी फ्री और काफ़ी सबसे फास्टेस्ट भी है, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको टेम्पलेट चाहिए, जो कि हम्म। बनानी बहुत मुश्किल है। अच्छा जी, जी। वो उस दिन आपने भी इसी का जिक्र किया था, मैं भी काफी उसके स्पीड से काफी इम्प्रेस हुआ। लेकिन वो एक आम बंदे के लिए उसको यूज करना आई थिंक डिफिकल्ट है। हाँ जी। तो यहाँ पे फिर अगर एक बंदा उसको हैंडल कर सकता है फिर तो बहुत बेस्ट है। वो असल में उसका फ्रंट एंड की एक टेम्पलेट होती है, वो मिल जाए ना तो फिर न्यू बाई के लिए भी काफ़ी आसानी होती है। सही, सही। अच्छा जी, उसके बाद एडसेंस या एफिलिएट मार्केटिंग, दोनों में से कौन सी रेकमेंड करते हैं? मैं मैं तो एफिलिएट मार्केटिंग ही कर रहा हूँ और उसी को ही रिकमेंड करूंगा, बट एडसेंस भी कोई बुरी चीज नहीं है। लॉन्ग टर्म। बहुत सारे लोग मिलियंस ऑफ लॉन्ग टर्म में कौन सी बेहतर है? लॉन्ग टर्म में एफिलिएट मार्केटिंग रिस्क चांसेस और फ्लिपिंग इजी एंड वर्थी, इसलिए हम्म। एफिलिएट मार्केटिंग। अच्छा, एडसेंस में फ्लिप का क्या हिसाब किताब होता है, मतलब क्या रेट होता है फ्लिपिंग का? देखो, फ्लिपिंग जो है वो तो खैर शायद इस क्वेश्चन के बाद में आऊं उस पे कि क्या क्या चीजें देखते हैं वटेवर, वो ये उसी चीज में आ रही है आपका जो क्वेश्चन है। लेकिन एडसेंस का भी अगर देखो हर चीज फाइन है, बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट है और अच्छी भली ट्रैफिक है, तो वो भी एफिलिएट के लेवल तक पहुंच सकती है। आप आस्किंग प्राइस उसकी 20 to 30 मल्टीपल कह सकते हैं। ठीक। अच्छा जी। उसके बाद चलें इसी क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो लोग बाय करते हैं आपकी वेबसाइट की, वो क्या चीज़ें देखते हैं उसमें, और वो उसकी वैल्यू किस तरीके से डिटरमिन करते हैं? हाँ बिल्कुल। साइट की जो कंप्लीट वैल्यू निकालना होता है, कि साइट की वर्थ निकालना, इट्स अ वेरी ट्रिकी पार्ट फ्लिपिंग में। और सबसे मेजर वर्क भी यही होता है, अगर कोई आपको साइट दे और आप उसको देख के बताएं कि ये इतने की है, तो खैर आई थिंक इट्स 10-15। असल में हमने थोड़ा सा लेट भी स्टार्ट किया था ना, मुझे हाँ जी। वो ओके, हम थोड़ा सा शॉर्ट भी कर लेंगे और थोड़ा सा मैं ना ये स्पेशली ये जो पार्ट है इस सेक्शन का, वो उन लोगों के लिए है क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट में मैंने खुद पर्सनली इस चीज की कमी फील की जब मैंने पहली साइट बनाई और मैं उसको फ्लिप करने लगा, मुझे जरूरत पेश आई दैट आई हैव टू फ्लिप दैट साइट। तो मैंने आगे पीछे लोगों को अप्रोच किया पाकिस्तानी मार्केट में, लेकिन वही उसकी वैल्यू, परफेक्ट वैल्यू निकालना कि इस साइट की ये वर्थ है या ये प्राइस है, वो नहीं पता चल रहा था। सेकंड जो थी ना बात, वो ये था कि जो एसईओ एक्सपर्ट होगा वो रेडीमेड साइट बहुत कम लेते हैं। उसके रीजन भी हैं कि वो कहते हैं यार हम ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, हमारे पास टीम है, हमारे पास राइटर हैं, तो अगर एक साइट अभी 50-100 डॉलर बना रही है तो हम इतने पैसों में क्यों लें, इनको तो हम महीना 2 महीने में कड़ी कर सकते हैं। हाँ जी। तो खैर
बहुत ज्यादा चीजें मैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए पाकिस्तान में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि एक बंदा उठे, चाहे वो न्यूबी हो या मॉडरेट लेवल ब्लॉगर हो या एक्सपर्ट हो, और वो फौरन उसको वो साइट को फ्लिप कर सके इजीली। ऐसा मैंने कोई कहते हैं पाकिस्तानी जो इतनी बड़ी कम्युनिटी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, इतने ज्यादा ग्रुप्स हैं, वहां पे कोई ऐसी मेजर बंदा नहीं था जो साइट सेल परचेज प्रॉपरली कर रहा हो। पाकिस्तानी जो, तो खैर हर किसी ने मुझे फ्लिपा का एडवाइस दिया, क्योंकि वो साइट थोड़ी इतनी ज्यादा इनकम नहीं जनरेट कर रही थी, या प्रॉफिट और अर्निंग्स उसकी इतनी नहीं थी कि मैं उसको एम्पायर फ्लिपर पे करता, और ना मेरे पास इतना टाइम था, क्योंकि मुझे क्विक मनी चाहिए थी विद इन वीक और 4 डेज, और मेरे वैसे अचानक माइंड में आया कि मैं इसको फ्लिप करूं। तो मैंने अप्रोच, मेरे पास फ्लिपा पे लिस्ट करने का और उसके लिए वेट करने का, बिडिंग के 30-35 दिन वेट करते हैं, तो मेरे पास वो टाइम नहीं था। एम्पायर फ्लिपर का चले, वो साइट तो उस लेवल की शायद नहीं थी कि मैं वहां लिस्ट करता, क्योंकि उनके भी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रॉपर इंटरव्यूज करते हैं और बड़ी डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, तब जाके अगर वो इस उस मार्केट के लेवल की होती है तब वो वहां पे लिस्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं। फिर जो दूसरा जो मैंने बहुत बड़ी वो चीज फेस की, जो वो क्योंकि मैं बेसिकली एक फ्रीलांसर रहा हूँ, और जो हमने फाइवर को जितने पे करते थे एक ऑर्डर के 20%, तो वो हमारा दिल दुखता था कि यार $100 में $20 वो ले रहे हैं। हाँ जी। एनीवे, जब मैंने फ्लिपा और एम्पायर और इन चीजों को देखा, तो वो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ कमीशन काट रहे थे। फिर हाँ। मैंने जब कैलकुलेशन की कि अगर एक साइड $10,000 में फ्लिप हो तो वो कितनी कमीशन बनती है, तो मेरा दिल कभी नहीं किया कि यार ये तो बहुत ज्यादा कमीशन बीच में काटते हैं। एनीवे, कम टू द पॉइंट, मैं फ्लिपिंग साइट्स पे भी इसी वजह से आया कि यार इस मार्केट के गैप को हमें फिल करना होगा। यहाँ पे कोई बंदा होना चाहिए जो कि लोगों को कम से कम कुछ तो प्रोवाइड करे, लाइक उसको समझा सके, उसको मशवरा दे सके कि आपकी साइट की ये वर्थ है, ये इतने में चली जाएगी या नहीं जाएगी, या कम से कम किसी से बंदा इस टॉपिक पे बात करे। एनीवे, मैंने डिफरेंट ग्रुप्स का रुख किया, और वहां पे मैं एक बहुत ही रिस्की वे के थ्रू, क्योंकि ऑनलाइन फील्ड में देखो, जहां पे फायदे बहुत ज्यादा हैं, इसके नुकसानात बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आपके पास कोई गारंटी नहीं है, आपके पास कोई क्या कहते हैं, प्रूफ नहीं है, आप कुछ भी कोर्ट या किसी ऐसी चीज में वो नहीं कर सकते। हाँ। एनीवे, हमारी डील इस तरह हुई कि मैंने पोस्ट लगाई डिफरेंट ग्रुप्स में, और वहां से मुझे काफी बायर्स ने अप्रोच किया। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है हमारे ग्रुप्स की। पाकिस्तानी ग्रुप से मैं माजरत करता हूँ कि जितने भी लोग आए, दे जस्ट केम फॉर यूआरएल। हाँ। एनीवे, ये एक अलग स्टोरी यार, ये फैक्ट्स हैं हमारे, हम सारे हाँ। खुद यहाँ पे, ये हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, और ज्यादातर लोग आते हैं यार कि यूआरएल क्या है और कितनी बनाती है, वटेवर, बस फिर कहते हैं अच्छा चले बता देंगे, अच्छा वी विल इन्फॉर्म यू। मुझे इस तरह से, अच्छा खैर, मैं यूआरएल मैंने किसी के साथ नहीं शेयर किया और ना कर रहा था, क्योंकि बंदे का पता चलता है कि वो किस इतने अमाउंट पे करेगा नहीं करेगा। एनीवे, मुझे कैनेडियन एक बायर मिला, एंड उसके साथ मेरी काफी डिस्कशन हुई जूम पे पहले। उसने डायरेक्टली यूआरएल का नहीं पूछा, उसने मेरा इंटरव्यू किया कि भाई क्या निच है, क्या बना रही है और किस तरह काम किया फ्रॉम अ जीरो। एंड उस साइड की आई थिंक मैंने बिल्कुल एक भी बैकलिंक नहीं बनाया था, दैट्स व्हाई द पर्सन वाज वेरी हैप्पी कि यार इस लेवल तक साइट लेके आए हो विदाउट एनी बैकलिंक।
तो बहरहाल खैर हमारी डील हुई, लेकिन वो डील भी इस तरह रिस्की थी कि मतलब कुछ थोड़े से अमाउंट बेच के उन्होंने कहा कि आप हमें अब डोमेन शिफ्ट कर दो। हम्म। तो मैंने अल्लाह पे तवक्कल किया और उनको डोमेन दे दी। खैर अगर वो मुझे पेमेंट ना करते बकाया, तो हम्म। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं तो डोमेन उनको दे चुका था। हाँ जी। बट गोरे ज्यादातर उनमें भी होते हैं, हाँ जी। क्या कहते हैं, जो चीट वगैरह कर लेते हैं, स्कैम कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली नहीं करते। हाँ बंदे जी। का पता चल रहा है, उसने मुझे सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी कि मैं कहाँ का सीईओ हूँ और दिस एंड दैट। एनीवे, कम टू द पॉइंट कि अब यहाँ पे खैर वो चले नेक्स्ट क्वेश्चन में अलीम हम लेंगे कि अब हमें करना क्या चाहिए, न्यूबीज को क्या करना चाहिए, मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन जो क्या कहते हैं, वैल्यूएशन ऑफ द साइट है, वो हम इस तरह करते हैं कि देखो, अब हमारी जो जर्नल अवाम है, उनकी माइंड में होता है कि भाई जो भी साइट जितना बना रही है ना, उसको 30 से ज़रब दो, 25 से ज़रब दो या 20 से हाँ जी। ज़रब दो। यार आप सबसे जो भी मुझे सुन रहे हैं, देयर इज नो सच फार्मूला हम्म। ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि जो साइट जितनी बना रही है उसको इस पे ज़रब दो, multiple of 30 or 25 or 20 या 10 or whatever। अच्छा, फार्मूला कोई नहीं है, ये जस्ट कहानियां हैं, ये जस्ट एक आइडिया होता है एक बंदे का कि अगर आपकी साइट $100 बना रही है तो उसको हम एक जजमेंट लगा लेते हैं, एक आइडिया लगा लेते हैं कि यार चलें ये 30 तक चली जाए, 30 मल्टीपल और 25 और 20। अच्छा, जो देखते हैं एवोल्यूशन में सबसे पहले, जो मैं देखता हूं या जो एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टर्स देखते हैं, मैं ओवरऑल बताता हूं। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, लेकिन मैं कुछ कुछ पॉइंट बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोमेन नेम, कि वो जो यूआरएल हमें आती है, वहीं से हम फैसला कर लेते हैं कि ये हमने लेनी है या नहीं लेनी। बाकी चेकिंग तो, एनालिसिस तो बात की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन नेम। अच्छा, डोमेन नेम कैसी है, कितना मैं इसको एक्सपैंड कर सकता हूं, कितनी इसकी कवरेज हो सकती है, और ये किस चीज को कर रही है, और आपने उस नीच या कैटेगरी और उसको किस तरीके से क्या वर्ड यूज किया है और कितने करेक्टर का है। अच्छा, फिर सेकंड आती है हमारे माइंड में, हम मल्टीपल जो लगाते हैं, ईएमडी के, पीएमडी के और जनरल के और ब्रांड के डिफरेंट मल्टीपल लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद मतलब डोमेन नेम से ही पता चल जाता है, जो मैंने फर्स्ट वो पॉइंट बता दिया। सेकंड पॉइंट इज कंटेंट। अच्छा, हाँ जी। कंटेंट, लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी एक एक पीस ऑफ पैराग्राफ रीड करें, बट वो पूछते भी हैं और उनके पास टूल्स हैं। लाइक मैंने ये जो सर्फर एसईओ और इन चीजों को मैंने चेक किया है, वहां से पता चल के आपके जो पीस ऑफ आर्टिकल है एक, उसमें डाल के पता चल जाता है कि विच टाइप ऑफ क्या कहते हैं, मतलब किस लेवल का आपका कंटेंट है। अगर वो बहुत ही अच्छा है, नेटिव इंग्लिश राइटर ने लिखा है, अपवर्क या कहीं से आपने उसको आउटसोर्स करवाया है, तो उसके जाहिर बात है अच्छी वो कंसिडर होती है। यहां तक कि हमसे प्रॉपरली पूछते हैं कि भाई आपका राइटर कौन था, एशियन था, इंडियन और पाकिस्तानी था, और नेटिव इंग्लिश राइटर था। ये दो क्वेश्चन, एशियन और नेटिव इंग्लिश राइटर, ये चीजें कंसिडर करती है। लेकिन इन चीजों का हमारी आवाम को कोई नहीं पता, वो अपनी ही चीज पे स्टिक करते हैं कि भाई हमें 30 मल्टीपल का दो। अच्छा, एनीवे, नेक्स्ट आते हैं ओवरऑल साइट प्रेजेंटेशन। ओवरऑल साइट को आपने किस तरह कस्टमाइज किया हुआ है, उसकी जो कितनी यूनिक है डिजाइन, बहुत सारी चीजें होती हैं। एनीवे, फिर आती है जो अर्निंग रिकॉर्ड है।
अर्निंग रिकॉर्ड में ये होता है कि हमारे लोग ये करते हैं कुछ, मतलब मेरा तो डेली वास्ता होता है, मैं मेरे तो अभी भी 5 to 10 डील्स पेंडिंग में है कि मैं किससे क्या डील करूं, साइट्स की, जो मुझ तक अप्रोच किया हुआ है लड़कों ने। उसकी एक मंथ की ज्यादा अर्निंग आ गई ना, मतलब वो एक साइट बना रही है 100, 50, 200, अचानक कहीं बूस्ट होता है, कहीं हाँ कोई जी। एक इवेंट होता है, तो वो अचानक आ गए ना $400, वो फौरन मुझे पिंग करेंगे, भाई हमने साइड बेचनी है। मैंने कहा क्या अर्निंग है? कहते लास्ट मंथ $400 की है जी। हाँ जी। तो खैर इस तरह नहीं होता, वो हम ओवरऑल एवरेज देखते हैं कि आपकी साइट की मिनिमम लास्ट 6 मंथ की एवरेज क्या है। वैसे कुछ ऐसे बायर होते हैं जो कि लास्ट 12 मंथ्स का रिकॉर्ड देखते हैं, बल्कि 2 इयर्स का, कि हाँ लाइक अमेजोन में ओनली 2 इयर्स का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, लाइक दिस ईयर एंड लास्ट ईयर। अब 2020 का रिकॉर्ड शो कराओ और 2019 का ओवरऑल रिकॉर्ड शो कराओ, बेशक उस पे वो फार्मूलाज नहीं अप्लाई करेगा, बट वो रिकॉर्ड देखेगा कि ये साइट पहले कितना बना रही थी, उसके बाद अब कितना बना रही है, और इसका एवरेज क्या है। और याद रखना, जो पीक मंथ्स ऑफ एफिलिएट होते हैं वो एज इट इज कंसिडर नहीं होते, जैसे कि नवंबर दिसंबर जो ब्लैक फ्राइडेज और उसमें चलती। अब ब्लैक फ्राइडे में पॉसिबली है कि उस मंथ आप $1000 क्रॉस करो, जो कि $100 की साइट है जो बना रही है। तो कोई बायर आपको उसकी एवरेज निकाल के, अगर फर्ज करे आपकी साइट ओवरऑल लास्ट 6 मंथ उसकी जो एवरेज है वो $50 है, और दिसंबर और नवंबर या ब्लैक फ्राइडे में आपकी सेल चली जाती है 1500 और 1000 $2000 पे, चांसेस हैं। तो वो बायर कभी भी आपको उस मंथ्स की एवरेज के हिसाब से आपको कभी नहीं देगा, क्योंकि हर बंदे को पता है, जो मार्केट में इन्वेस्टर बैठे होते हैं उनको पता होता है कि यार क्या। अच्छा, अब कोविड 19 की वजह से आप लोग सब अगर एफिलिएट्स की साइट है आप चेक करें, मार्च की मंथ की अर्निंग सबसे ज्यादा है। आई थिंक मार्च ही है, मार्च के अप्रैल, अप्रैल मार्च इस तरह की। हाँ जी, तो इन्हीं दिनों में। वो कोविड की वजह से कोविड, जी जी, हाँ जी, इन्हीं दिनों में ही वो मतलब हाँ, पीक पे गई तो थी। उसकी वजह से वो लॉकडाउन्स लग रहे थे, तो लोगों ने फौरन फौरन से स्टॉक जमा किया, उन्होंने चीजें मंगवानी शुरू की। तो दैट्स वाई वो एक बूम था। क्योंकि मेरी एक बायर से बात हो रही थी, उसने कहा नहीं भाई, जितनी लास्ट मंथ की है लाइक $200 है, तो इसमें 500 600 पे चली गई है, इसको भी हम उसी तरह एवरेज में कंसिडर करेंगे। हाँ ये जस्ट एक मंथ का बबल था, ये आपकी साइट की वर्थ नहीं है। अच्छा, मे बी मैं कुछ पॉइंट्स स्किप करूं, बट ये सारी चीजें होती हैं। हाँ, आप एच जो ट्रैफिक होती है एचरेफ में, कोशिश करें कि फ्लिप करने जब आप साइट जाएं, उस टाइम आपकी साइट का जो ग्राफ ऑफ ऑर्गेनिक विजिटर्स हैं वो अप जाना चाहिए, बजाय इसके हमारे अक्सर लोग तब सेल करने आते हैं चीज जब वो डाउन जाना शुरू हो। हाँ ये जी। एक फैक्ट है। अगर कम्युनिटी मुझे सुन रही है, हम लोग कभी भी जब ये चीज अप जा रही हो, वो उसने वो तो भाई मजे में है कि ये अभी आज 500 बना रही है, कल को 1000 बनाएगी, और इस हाँ तरह हम साउंड बैठे हुए हैं भाई जी, बस ये तो हमारा काम हो गया। लेकिन हम जब एक महीना डाउन ऐसे वो ग्राफ आता है ना, हम अक्सर देखते हैं एचएफ के ऑर्गेनिक विजिटर के टैब में, तो वहां पे एक मंथ नीचे आया, दूसरा मंथ, जब वो बिल्कुल होते हैं तब वो कहते हैं यार इसको निकाल दो। तो तब वो रश करते हैं हाँ जी। हम हमारे पास या किसी और बायर के पास या फ्लिपा के पास, एंड बिलीव मी, उस टाइम उसको वो मल्टीपल नहीं मिलता। हाँ अगर जी। बेशक आपकी साइट $100 बना रही है और उसकी वर्थ फर्ज करे $3000 है, लेकिन अगर आपकी करंट पोजीशन, मतलब लास्ट 6 मंथ की एवरेज $100 आ रही है, मैं मान रहा हूं, लेकिन करंट पोजीशन आपकी जो ग्राफ है वो डाउन जा रही है, तो मैं कैसे यार $3000 इन्वेस्ट करूं? हाँ मैं जी। मतलब कैसे ऐसे रिस्क लूं कि ये कल को ऊपर जाएगी? क्या पता आपने ऐसा क्या, मतलब रिस्क बहुत ज्यादा होते हैं। किसने क्या गेम खेला है हमें ऑन द स्पॉट नहीं पता चलता। अक्सर लोग
छेड़खानी कर लेते हैं ऑन द स्पॉट, पता नहीं चलता, लेकिन वो उनका इफेक्ट ना 2-3 मंथ बाद हाँ ऐसे जी। इफेक्ट साइड पे आना शुरू हो जाते हैं, तो ये हमें भी पागल कर लेते हैं कि भाई अब इसके साथ करें तो क्या करें। एनीवे, ट्रैफिक ऑर्गेनिक, मैं रेफरल और डायरेक्ट और इस तरह की ट्रैफिक की नहीं बात कर रहा, ऑर्गेनिक की। और ऑर्गेनिक में भी देखो, ये और बात सुनो, ऑर्गेनिक ट्रैफिक गूगल की कंसिडर होती है। वो जैसे कि कुछ बिंग और मेरे अब एक दोस्त आए मेरे पास, वो साइट फॉर सेल थी, उसकी सारी ट्रैफिक बिंग से थी। तो अच्छा। मतलब यार, गूगल में उसको ना डेली के 1-2 विजिट, मतलब उसका कोई कीवर्ड गूगल में रैंक ही नहीं था, बस उसको हम्म, बिंग से ट्रैफिक आ रही थी, 150 इस तरह बना रही थी उसकी साइट। तो ये होता है, लेकिन जो वर्थ है ना एक चीज की, जो आपकी अच्छी एवोल्यूशन हो सकती है आपकी साइट की, वो होती है ऑर्गेनिक ट्रैफिक फ्रॉम गूगल, एक स्टेबल अर्निंग फ्रॉम Amazon यूएस। अच्छा, ये देखे ना, मुझे एक और पॉइंट याद आया, कुछ लोग देखो, बाज विजिटर आपकी ओवरऑल ग्लोबल अर्निंग को भी काउंट नहीं करते। हमारे पास लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं भाई सारा कुछ कैलकुलेट करके हमने ये कर दिया। तो मोस्टली विजिटर आप उसकी एक इमेज तो अच्छी होती है, लाइक इमेज ये अच्छी होती है आपकी साइट की कि आप कह सकते हैं कि मेरी साइट इतना बना रही है, फ्रॉम यूके, फ्रॉम कनाडा, फ्रॉम ऑल अदर ग्लोबल नेटवर्क्स। लेकिन जो मेन कंसिडरेशन है ना वो यूएस की होती है, एंड लॉट ऑफ पीपल यूएस को ही प्रेफर करते हैं। कुछ आपकी ओवरऑल ग्लोबल अर्निंग को भी प्रेफर करते हैं, या काउंट करते हैं इन द सेंस ऑफ एवरेज और मल्टीपल, बट जो मेन चीज है वो यूएस की होती है। उसके अलावा अच्छा, आई पीबीएन जो होता है थिंक, वो उसकी वैल्यू पे इफेक्ट हाँ, करता बैकलिंक्स, yes, yes, PBN, backlink profile is a very important factor of any site। तो कोशिश करें कि प्लीज एक्सपेरिमेंट्स ना करें अपनी डोमेन्स के साथ, कि चले मैं इधर उधर से लिंक लेके, चीप लिंक लेके, $2 पे एसईओ क्लर्क से 1,000 15,000 बैकलिंक्स लेके, अब खुदा का वास्ता, जो भी अभी न्यू गाइस है, कोशिश करो कि अपनी साइट को ऑन पेज के ऊपर रैंक करवा लो। इंतजार करो, पेशेंस अपने आप में पैदा करो, क्योंकि इफिलिएट हमेशा जो है ना टाइम लेती है एज कंपेयर टू एडसेंस। मिनिमम 6 to 8 मंथ्स तो लेती है जब आप उसके लिए वेट करते हैं। हाँ, क्वालिटी लिंक्स जिस पे जिस रेलिवेंट साइट्स जिस पे अच्छी खासी ट्रैफिक हो, और वो साइट खुद भी एक स्टैंडिंग और लाइव साइट हो। पीबीएन्स कभी भी नहीं लेने, बिकॉज पीबीएन एक ऐसी, जिस तरह किसी लकड़ी को दीमक लगा होता है, वो इसी तरह ही काउंट होता है। अगर आपके पीबीएन्स पकड़े जाते हैं, कोई भी आपकी साइट नहीं लेगा, बिकॉज ठीक है, आप तक तो आप अर्न कर रहे हैं या आपकी साइट चल रही है, वो लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज क्या कहते हैं, प्रॉफिटेबल नहीं है। किसी भी टाइम गूगल आपको हिट कर सकता है, तो इसीलिए अच्छे नहीं होते। हाँ, शॉर्ट टाइम के लिए तो आप बूस्ट कर लेते हैं, आपकी साइट $100 से $500 पे चली जाती है, आपकी साइट फ्रॉम द 5th पेज फर्स्ट पे आ जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, कभी भी नहीं। है। इसकी बजाय आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करें इन गेस्ट पोस्ट, रिलेटेड लोगों से। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होते हैं, $50 का एक लिंक, $100 का एक लिंक, लेकिन वो अच्छे होते हैं एज कंपेयर टू पीबीएस। हम्म, ठीक। अच्छा जी, आपकी तो नज़र में बेस्ट बैकलिंक स्ट्रेटजी? स्ट्रेटेजी तो ये है कि बिल्कुल, अच्छा, मैं ओवरऑल ब्लॉगिंग की बात कर रहा हूँ, उसमें काफी सारी चीजें कवर हो जाएंगी एक ही आंसर में। लाइक कुछ कहते हैं हम कीवर्ड डेंसिटी कितना रखें, हम्म, हम बैकलिंग की जो है
वो किस तरह रखें, मतलब कितने कहाँ कहाँ से लें, गेस्ट पोस्टें कितने लें, कमेंट्स कितने बनाएं, वेब 2.0 और फोरम और व्हाटएवर। मेरी जो स्ट्रेटेजी है ना, जब आपने मुझसे पूछा, अब ये हर कोई मुझसे इख्तिलाफ भी कर सकता है कि यार नहीं, लेकिन मेरे लिए वर्क कर रही है, और मैं क्या पता किसी और के लिए ना कर रही हो, बट यू आस्क मी एंड आई गिव यू अ वेरी हॉनेस्ट आंसर। हर इन मतलब ब्लॉगिंग के हर उसमें स्टेज पे आप बिल्कुल नेचुरल चलो, बाई फोर्स कुछ भी ना करो अपने साइड के साथ। मतलब आपने साइट को पुश नहीं करना फोर्सली कि आप इसने सेकंड और मतलब फर्स्ट पेज पे आज ही आ जाना है हर तरीके से, और आप सुबह से लगे हैं और आपने थाउजेंड्स ऑफ बैकलिंक्स क्रिएट करवाया और लोगों को लगाया हुआ है, नहीं। कंटेंट भी इसी तरह है, कीवर्ड डेंसिटी भी इसी तरह है। मतलब पुश ना करो कीवर्ड्स को, हर जगह पे ना घुसेड़ दो यार। आप एक नेचुरल जिस तरह इंसान बोलता है, अगर वो वर्ड वहां पे इस्तेमाल में आ रहा है उस सेंटेंस में, तो ले आओ, 2 बार ले आओ, 3 बार ले, जहां पे उसकी जरूरत पड़ती है तो उसको बेशक यूज करो। इस तरह नहीं कि आप उसको किसी ऐसे सेंस में यूज करें जिसकी कोई तुक ही नहीं बनती और आपने कीवर्ड वहां पे घुसेड़ा हुआ है। तो इट्स कॉल्ड बाय फोर्स। तो मैं कभी भी, चाहे वो बैकलिंक्स हैं, चाहे भी वो कोई भी काम हो, उसको बाई फोर्स ना करें। बाई फोर्स तो शायद क्विकली आपको रिजल्ट्स दें, मतलब रिजल्ट्स थोड़े से जल्द आपको शो होना शुरू हो जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको नुकसान ही देगा। तो इसी तरह बैकलिंक की स्ट्रेटेजी भी यही है कि हर टाइप आपकी साइट पे, अब देखो, बिल्कुल फ्रेश साइट आपने खड़ी की और आप कहते हैं नहीं मैं इसको बिल्कुल क्वालिटी के लिंक्स दूंगा, इसको कोई फजूल लिंक, तो 2-3 बाद आपने उसको बहुत ही कोई हाई लेवल के 2-3 लिंक दिए, तो गूगल यार उसको शक नहीं पड़ेगा कि ये बंदा आज पैदा हुआ है या ये बंदा आज मार्केट में आया है और इसके इतने बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शन कैसे हो गए। हम्म। तो मतलब मैं बिल्कुल नॉर्मल वो क्या कहते हैं लैंग्वेज और नॉर्मल उस सेंस में ये कह रहा हूँ कि बी नेचुरल और बिल्कुल स्लो एंड स्टडी, और हर टाइप के बैकलिंक्स बनाओ। अपन बैकलिंक्स का मतलब है कि आप ना अपने यूआरएल को स्प्रेड करना है आपने, चाहे उसका इफेक्ट हो या ना हो, लेकिन कोशिश करो कि जिस साइट से आप लिंक ले रहे हो उसका स्पैम स्कोर कम हो, उस पे ऑर्गेनिक विजिटर आ रहे हो, एक दफा कम से कम उसको चेक जरूर कर लीजिएगा। चाहे आप कमेंट लिंक वहां बना रहे हैं, या चाहे आप गेस्ट पोस्ट वहां से ले रहे हैं, या चाहे आप जिस तरह के बाकी स्ट्रेटजीज हैं, मतलब उसको नेचुरल लेके चलो बैकलिंक्स को भी। मेरा इन शॉर्ट ये है। ठीक। अच्छा, अमेजोन एफिलिएट के अलावा क्लिक बैंक है, जेवीजू है, सीजे है, इनमें से भी आप कोई रिकमेंड करते हैं? रिकमेंड तो देखो, एफिलिएट मार्केटिंग एक सिर्फ अमेजोन की नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग तो बहुत बड़ी एक दुनिया है, और दुनिया की जो भी कंपनी है या जो भी कोई ब्रांड है, वो अपनी एफिलिएट प्रोग्राम ऑफर करती है। यहाँ तक कि जो होस्टिंग की कंपनीज हैं या किसी चीज को ले लो, तो हम्म। एफिलिएट मार्केटिंग में ये होता है नॉर्मली, जो सबको पता है, कि हम जस्ट या तो प्रमोट करते हैं उस चीज को, या रिव्यू करते हैं, या उसको लोगों को प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं। अब फर्ज करें हम आपस में बैठे हैं, मैंने एक मोबाइल लिया है और मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई मैंने मेरा इंट्रो ऐसे स्टार्ट हो कि मैंने यार 5 ईयर से डिफरेंट कंपनीज के मोबाइल मैंने टेस्ट किए, चेक किए, लेकिन मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और अब जो मैंने साइट लिया है ना, तो दिस इज सैमसंग गैलेक्सी, और इसमें ये फीचर्स हैं और ये मुझे पसंद है, दिस इज माय टॉप चॉइस। और आप फिर वहां पे सैमसंग के और भी 10 मॉडल्स बताओ कि भाई इसमें सैमसंग गैलेक्सी में ए सीरीज है, एस सीरीज है, फलानी एडिंग, मतलब वो सारी बता के आप एक लिस्ट बता देते हो। तो ये भी, वैसे मैं जनरली आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन ये है एक एफिलिएट मार्केटिंग, मैं आपका माइंड बना रहा हूं,
आपके माइंड में आएगा ये मेरी बात आप, क्योंकि यार इस बंदे ने इतनी रिसर्च की है, मैं इतनी रिसर्च क्यों करूं, बस इसने ये साइड लिया है, मैं भी जाके इस पे क्लिक करके मैं ये ले लेता हूँ। नॉर्मली अमेजोन एफिलिएट में ये होता है। फिर उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं वो हर बंदे हर कंपनी के डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे कि कुछ कहते हैं मतलब लीड्स और एक्शंस और साइन अप, और जैसे किसी का कोई सॉफ्टवेयर है या किसी का, अब सॉफ्टवेयर को जस्ट उसको साइन अप चाहिए या चेकिंग चाहिए वो आपको। एनीवे, रिकमेंडेशन की आपने बात की, मैं सारे रिकमेंड करता हूँ। अगर एक बंदा एफिलिएट मार्केटिंग में है तो उसको सारे मॉडल्स चेक करने चाहिए, डिग डाउन करना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक। अच्छा जी, उसके बाद आप कोई कीवर्ड स्ट्रेटजी रेकमेंड करते हैं, जैसे टाइम रॉइड है या केजीआर वगैरह, बिगनर्स के लिए कौन सी बेहतर है? यार बिगिनर्स के लिए ये है कि जो मैंने एक स्ट्रेटेजी बताई, लाइक ब्रॉड डोमेन लेके, बिग कैटेगरी लेके उसको आप शुरू हो जाओ फ्रॉम अ वेरी लो competitive नीड। जैसे कि मैं बताऊं आपको, अब स्पोर्ट्स है ना, स्पोर्ट्स ओवरऑल एक बड़ी कैटेगरी है। फिर मैं अब अपनी जो अपने एक स्ट्रेटेजी, मैं इसको कोई नाम तो नहीं देता, लेकिन चले मैं जर्नली एक बात कर रहा हूँ, इट कैन बी एडवाइस और स्ट्रेटेजी, वट एवर यू कैन से। लेकिन अब स्पोर्ट, जैसे कि मेरी बातें किसी ने सुनी, उसने कहा नहीं यार हमें एक कैटेगरी चूज करनी चाहिए। तो अब यहाँ पे आती है बात कि अब कैटेगरी के अंदर कैटेगरी पे आपने जंप करना है। ये नहीं कि आप स्पोर्ट्स को लो और स्पोर्ट्स के अंदर फिर कितनी यार स्पोर्ट्स है, आप थक जाओगे उसको कवर करते करते, और एट द एंड फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि बंदा इतना इन्वेस्ट करता है और रिटर्न नहीं होती। खैर, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स को देख लो। अब इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में आप खुद सोचें कितनी यार, एक कैमरा को हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के नीचे में पकड़ लिया, और कैमरा के फर्दर फिर कितने टाइप्स हैं। फिर इसी तरह यार एक एलसीडी मॉनिटर और एलईडी मॉनिटर को पकड़ के उसकी फिर अंदर कितनी वो चीजें, फिर लैपटॉप्स कितनी बड़ी एक कैटेगरी है टेक और इलेक्ट्रॉनिक्स में। एनीवे anyway, मैं बिगिनर को ये कहता हूं कि आप लोग इतनी बड़ी कैटेगरी ना पकड़ लें, लाइक स्पोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और हेल्थ। आप ये करें कि आप एक डिग डाउन करें कैटेगरी के अंदर कैटेगरी को, सब कैटेगरी को। लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने कैमरा सेलेक्ट कर लिया, और स्पोर्ट्स में मैंने बैडमिंटन सेलेक्ट कर ली, और क्रिकेट सेलेक्ट कर लिया, या वट जो भी एक स्पोर्ट सेलेक्ट कर लिया। उस स्पोर्ट्स के ऊपर आप एक प्यारी सी डोमेन रजिस्टर्ड करें। उस कैटेगरी के ऊपर, लाइक कैमरास, उसके ऊपर आप कैमरास के ऊपर अच्छी सी एक डोमेन रजिस्टर्ड करें। एंड देन स्टार्ट हो, फिर उस डोमेन सब डोमेन सॉरी सब कैटेगरी पे आपने जब डोमेन रजिस्टर्ड कर ली, उसके अंदर आप एक्सप्लोर कर लें कि सबसे लो कंपेटिटिव कैटेगरी कौन सी है इसके अंदर। अब कैमराज जब आप सर्च करें, टाइप ऑफ कैमराज, उस कैमराज के अंदर जो सबसे कम कंपटीशन है जिस कैमराज पे, वो क्या है, पहले उसको पकड़ लो। और उसकी फिर माइंड में ये रखो कि ये मैं एक ईएमडी साइट बना रहा हूं। ये मैं बड़े पते की बात बता रहा हूँ। और ईएमडी साइट, लाइक आपने सिर्फ, हम क्या करते हैं, नॉर्मली लोग फेल क्यों होते हैं, हम एक उस जो हम टाइप ऑफ कैमरा होता है उस पे एक आर्टिकल लिख के पब्लिश कर देते हैं और फिर इंतजार कर रहे होते हैं। नहीं भाई, आप एक कैटेगरी को एक ऐसा ईएमडी साइट के लेके चलो, जो भी रिलेटेड दुनिया जहान का कोई कंटेंट है उस पे डाल दो, एंड वेट करो उसको रैंक करने में। जैसे वो रैंक होता है उसकी अथॉरिटी बनती है, रिलेवेंसी के बेस पे वो रैंक करेगा। एंड जब वो रैंक हो जाता है और अर्निंग शुरू हो जाती है उसी एक निच और एक कैमरा की टाइप और कैटेगरी से, देन आप स्टेप बाय स्टेप कवर करना शुरू करें। और उस एसेट को, जो कि $100 मंथली की एसेट है, आप, ये मैं चैलेंज से कह सकता हूं कि आप $10,000 पर मंथ से लेकर $50,000 तक जा सकते हैं। डिपेंड करता है कैटेगरी और निच के ऊपर
और आपके प्रोडक्ट के ऊपर। हम्म, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो चाहे वो फ्लिपिंग में है, चाहे ये अभी कैटेगरी सिलेक्शन में है, या जिस कीवर्ड स्ट्रेटेजी कह लें इसको, सीजनलिटी को लाजमी चेक करना गूगल ट्रेंड को। मैं ये पॉइंट भूल गया था, हम साइट लेते हुए सीजनलिटी सबसे पहले चेक करते हैं। अगर आपकी साइट और प्रोडक्ट और कैटेगरी सीजनल है, सीजनल मींस उसके विंटर में ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं और समर में वो बिल्कुल हल्का फुल्का कभी आता है कभी नहीं, तो ऐसी चीज को कोई नहीं बाई करता। क्योंकि देखो, मतलब बाइंग एंड सेलिंग हर चीज की होती है दुनिया में, लेकिन वो इतने मल्टीपल और पैसों की नहीं। क्योंकि कोई बंदा पागल है कि आपसे $20,000 में एक सीजनल चीज ले ले, वो एवरग्रीन चीज $20,000 में क्यों नहीं लेता? तो इन्वेस्टर हमेशा अपने फायदे की देखता है, आपकी मजबूरी को नहीं देखता, आपके एक्सक्यूज को नहीं देखता कि सॉरी सर मुझे पता नहीं था, मैंने ऐसे हाँ स्टार्ट कर लिया और मैंने तो बड़ी मेहनत की है जी, तो काइंडली आप ये ले लें। हाँ तो इस तरह की चीजें नहीं होती। हाँ आपने लोगों को खुद इस चीज की वो करना है ताकि वो खुद तारीफ करे कि वाह यार क्या काम किया है आपने। हाँ और इस तरह का ये नहीं कि आप वहां पे भी एक्सक्यूजेस करें और ये सॉरी जी ये बैकलिंग जरा गलत बन गया, अब मैं क्या करूं, और इस तरह की कहानियां नहीं बनानी। हाँ। तो इसके अलावा कुछ तो आई सर थिंक ये ये कुछ क्वेश्चन है लोगों की तरफ से। जी जी अच्छा, ये एक यस। भाई ने पूछा है कि जो हम 301 रिट्रैक्ट करते हैं एक्सपायर्ड डोमेन्स को अपनी डोमेन के ऊपर, तो क्या इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता है वैल्यू के ऊपर? बिल्कुल पड़ता है। और जब आप 301 किया हुआ है, वो ऑफ कोर्स फायदा देते हैं, लेकिन ये भी ना हो कि आपको पता चले कि भाई सिर्फ 301 ही देने हैं, उससे साइट रैंक हो रही है, बाकी सारी बैकलिंक्स वगैरह को छोड़ दो, हाँ बस जी 301 ही बनाते जाओ अपनी साइट को। 301 दिया नहीं, हार्डली एक या दो चल जाते हैं, लेकिन वो डोमेन जो आपने 301 किया हुआ है उसको कभी भी एक्सपायर नहीं होने देना। और जब अगला बंदा आपसे लेगा, फर्स्ट करे आप मुझे सेल कर रहे हैं और वहां पे 301 एक या दो है, तो वो डोमेन्स भी आप मुझे देंगे उनके साथ। क्योंकि अगर वो एक्सपायर हो जाती हैं और वो खत्म हो जाती हैं, और वो लिंक्स ब्रोकन हो जाते हैं, तो वो चीज भी क्या कहते हैं, आपकी रैंकिंग डाउन हो सकती है। 301 अगर खत्म हो गया तो दैट्स वाई वो आपको साथ रखने पड़ते हैं फिर। ठीक। अच्छा, अगर वर्डप्रेस से हट के कोई सीएमएस हो, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे ब्लॉगर है या नेटलिफाई, हम्म तो इस हम्म। तरीके की वेबसाइट भी सेल होती हैं? जी बिल्कुल होती है, लेकिन देखो, एक चीज, एक ट्रेंडिंग चीज होती है, मतलब सेलिंग चांसेस फर्स्ट करे अगर आप वर्डप्रेस के फर्स्ट करे 90% होंगे और दूसरे सीएमएस के बहुत कम होंगे, वो भी फिर बंदे को आप श्योरिटी दोगे उसको गाइड करने का और उसको यूज करने का, वो सारा कुछ, या वो फिर कोई बंदा हायर करेगा अगर उसकी टीम में ऐसा कोई बंदा होगा जो उसको हैंडल कर सकता है उस टाइप ऑफ साइड की, तो फिर शायद वो बाई करे। मतलब चांसेस कम होते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि एक चीज है मार्केट में इन है और चल रही है और हर कोई यूज कर रहा है, तो दे एवरीवन इज प्रेफरिंग वो चीज जो कि एक वो कहते हैं ना, गो विद द फ्लो। हाँ। तो गो विद द फ्लो वाला सीन फिर करना है कि बस जिस तरफ फ्लो है उसी तरफ फिर जाना चाहिए। ठीक। अच्छा, ये एक भाई का सवाल है कि अगर आप एसईओ प्रोफेशनल हैं, तो आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या जॉब? अगर आप एसईओ एक्सपर्ट हैं तो आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या जॉब? हाँ जी, या जॉब करनी चाहिए? अच्छा, यहाँ पे अब वो तो ये तो जस्ट क्वेश्चन है, लेकिन जॉब तो कभी नहीं है कि अगर आप एसईओ एक्सपर्ट हैं और आप अर्न कर रहे हैं तो इट मींस यू आर डूइंग बिजनेस। ये एसईओ भी एक बिजनेस है।
हाँ जी। अगर आप कर रहे हैं, साइटें बना रहे हैं, फ्लिप कर रहे हैं, ले रहे हैं और रैंक कर रहे हैं, तो ये आप एक इट्स अ टाइप ऑफ बिजनेस। जॉब अगर आप जस्ट नाम के एसईओ एक्सपर्ट हैं, फिर तो करनी चाहिए आपको जॉब, कमाना चाहिए हाँ। आपको। अ, मैं कंप्लीटली नहीं समझा कि वो फिर जॉब पे क्यों जाना चाह रहा है, अगर वो एसईओ हम्म, एक्सपर्ट है और अर्न कर रहा है। अगर नहीं कर रहा, फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। इस केस में शायद इसको फिर या तो एसईओ की जॉब करनी चाहिए, हम्म, अ, या दूसरी। हम्म। और अच्छा। बिजनेस भी करना चाहिए। हम्म। वो कहते हैं ना, सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए। हाँ। ये तो मतलब एक बंदे को डिफरेंट टाइप से इनकम स्ट्रीम्स होने चाहिए एक बंदे के पास। तो ठीक। डेफिनेटली अगर अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, जिस तरह के वो कहते हैं ना गवर्नमेंट की, या लाइफ सेविंग की, जिस तरह वो कहते हैं ना लाइफ सेट हो गई और सेव हो गई, और वो साथ में एसईओ की भी टाइम दे सकता है, तो फिर भी उसको करनी चाहिए। उसके क्वेश्चन में बहुत सारे रैंडमली छोटे छोटे सवालात निकल सकते हैं। अगर वो लाइन पे होते तो हम उससे पूछ सकते, बट आई थिंक मैंने हर उससे जाविये से, एंगल से उसको आंसर कर लिया है। ठीक। अच्छा, उसके बाद ये एक बाइक क्वेश्चन है कि सिंबल होस्ट बेहतर है या नेम चीफ? आई पर्सनली यूज सिंबल होस्ट। एक तो चीप है, और अभी एक तो हमारे अपने पाकिस्तानी भाई हैं, और उससे एनी टाइम आप बात कर सकते हैं, अपना मसला डिस्कस कर सकते हैं। अभी कुछ टाइम पहले एक वायरस ने अटैक किया था, मेरे ख्याल से था फाइल मैनेजर हाँ प्लगइन जी। के थ्रू ना। मेरी अपनी वेबसाइट हैक हो तो आई गई। थिंक, हाँ, वो मिलियंस ऑफ साइट्स थी। हम्म। तो जो नेम चीप पे होस्ट थी, मेरे ख्याल से वो $50 चार्ज कर रही थी उस वायरस को रिमूव करने या क्लीन करने के। बट हमजा भाई फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज दे रहे थे, तो आप खुद अंदाजा लगा लें। ठीक। मतलब देखो, हर चीज की बहुत सारी चीजें देखते हैं हम लोग। होस्टिंग में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सपोर्ट होता है, उनकी पर मंथ और पर ईयर चार्जेस, नंबर ऑफ डोमेन, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो शायद भी अब नेम चिप में शायद ऐसा कोई पैकेज हो जो कि बहुत अच्छा हो, तो मे बी यू कैन गो विद इट। ठीक। अच्छा, ये एक और बाइक क्वेश्चन है कि वो ब्लॉगर के ऊपर साइट रन कर रहा है, अगर वो उसे वर्डप्रेस के ऊपर ट्रांसफ़र करे नेम चीप होस्टिंग के ऊपर, तो क्या उसकी ट्रैफिक इंक्रीज होगी? यार मैं तो कहता हूँ, आई थिंक ब्लॉगर की तो अपनी गूगल की होस्टिंग और वो होती है, तो इससे हाँ अच्छी जी। होस्टिंग है। मैं तो कहता हूँ नहीं, हाँ। ट्रैफिक तो नहीं इंक्रीज होगी मेरे हिसाब से। अच्छा जी, उसके बाद हमें एफिलिएट वेबसाइट के लिए लिंक बिल्डिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए? जब आपके ऑर्गेनिक विजिट थोड़े से शुरू हो जाएं, 5-10 डेली बेस पे, ठीक। स्लोली स्लोली, मत इट मींस कि आपके जो कीवर्ड्स हैं वो रैंकिंग में आ रहे हैं, आपकी साइट सैंड बॉक्स से बाहर आई हुई है, और हम्म, बट आई थिंक 2 से 3 मंथ तो बैकलिंक नहीं देने चाहिए कभी। ठीक। अच्छा जी, उसके बाद व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर फ्लिपिंग वेबसाइट? हम्म अब देखो, हर बंदे की अपनी मजबूरी होती है और उसका अपना एक बेस्ट टाइम होता है। अब मैं तो ये नहीं कहता कि हर बंदे को कि वो $100 पे आके उसको फ्लिप कर दे। क्या पता उसका गोल $1000 का हो। तो ये ठीक। आप पे डिपेंड करता है, ये हर बंदे की बेस्ट टाइम का, हर बंदे का डिफरेंट होता है। तो लेकिन अगर वो अप जा रही है और अच्छी है, और आपकी एक जो गोल था, लाइक आपका गोल है $500 पर मंथ का, और उसने अचीव कर लिया है, और वो अच्छी स्टैंडिंग में है, और वो अच्छी स्टेबल पोजीशन में है, और आप फ्लिप करना चाह रहे हैं, मतलब आपको लमसम अमाउंट चाहिए, तो देन हाँ। गो फॉर फ्लिपिंग। ठीक। आपको लमसम अमाउंट मिल जाएगी, हम्म, बजाय इसके कि आप बैठ के सिर्फ 500-500 लेते रहो महीने के,
क्या पता अगले दिन आप डाउन हो जाएं, हाँ या जी। द बेस्ट टाइम इज जब आप उस नीच से तक जाएं कि बस इस पे मैंने इतना ही काम करना था, और हम्म, इसमें मैंने बस इतना ही कंटेंट डालना था, या बस ये, और इससे आगे जा नहीं सकती। मतलब हम्म, हर बंदे की डिफरेंट थिंकिंग है, या आप लोग किसी मजबूरी के तहत भी फ्लिप करते हैं। ठीक। शायद आपकी जो गोल है वो $500 का है, और आप $50 पे आके उसको कहते हैं कि यार मुझे थोड़ी सी क्विक मनी चाहिए, मैं जरा इसको हम्म, फ्लिप कर दूं, या आपको नीच पसंद नहीं आती, या आप कहते हैं कि शायद ये लॉन्ग टर्म मुझे फायदा ना दे। मतलब हम्म, डिफरेंट ओपिनियन यहाँ पे हो सकते हैं हर किसी के, और सोच हो सकती है। ठीक। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन है कि एक न्यू वेबसाइट, एफिलिएट वेबसाइट कितना टाइम लेती है रैंकिंग में? एक न्यू वेबसाइट यार मिनिमम 6 मंथ तो देने होते हैं, मुसलसल उस पर अगर काम किया जाए। हम्म। अच्छा, उसके बाद ये एक गुस्से वाले भाई ने पूछा है कि नीट जो है ये हमेशा छुपाई क्यों जाती है, इसे बताया क्यों नहीं जाता? किस तरह? ये एक गुस्से वाले भाई ने पूछा है कि नीट जो है हमेशा छुपाई क्यों जाती है, बताई क्यों नहीं जाती? अच्छा, गुड क्वेश्चन ब्रदर। असल में आपको पता है, मैं अक्सर जो बातें होती हैं, या जो अक्सर मेरे आंसर्स होते हैं, वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे होते हैं। हम्म, हाँ। हमारी जो पाकिस्तानी कौम है ना, यहाँ पे आई थिंक ये बहुत ज्यादा सिलसिला है। और निच आपकी बताई इसलिए नहीं जाती कि उसको फिर लोग ना एज इट इज कॉपी करना शुरू कर देते हैं। हम्म, अगर फर्ज करे आपने, मतलब हमारी जो कौम है उसकी तो एक किस्म की मैं कह लूं कि क्रिएटिविटी हम्म, वर्ड अच्छा रहेगा, उस हम लोगों में बहुत कम है। हाँ जी। अगर मैं आपको कोई अभी सैंपल दिखा दूं ना एक वेबसाइट का, अगले दिन सबने एज इट इज इसको बना लेना है। हाँ जी। यहां तक कि उसकी जो मेन्यू का कलर है, हाँ, उसकी जो फॉन्ट का कलर है, उसकी जो फॉन्ट साइज है, उसका जो शायद लोगो भी उसी तरह। तो हाँ, अब वो लगे रहेंगे उसी तरह कि भाई यही चीज तो रैंक्ड है, और खलील ने बता दिया तो हमने भी इसी तरह करना है। यार ठीक है, एक सैंपल मैंने दिखा दिया तो आप, बस ठीक है, वो एक नॉलेज के लिए ना कि यार हम्म, ये देखो इस तरह की चीज होती है। अब आप उससे बेटर परफॉर्म करो, आप उससे अच्छा परफॉर्मेंस लाओ, आप उससे उसमें अच्छी क्रिएटिविटी पुट करो उस डिजाइन में। अगर उसने कोई बेकार सा लोगो बनाया है तो आप मतलब, हेलो? हाँ जी, आ रही है आवाज। हेलो। हेलो। अच्छा, ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। एक मिनट प्लीज रुकिएगा। हेलो? हाँ जी। या आप मेरे ख्याल से मैं ऑफलाइन हो गया था, या आप? नहीं, वैसे आप शायद ऑफलाइन हो गए थे, वीडियो अभी तक आपकी शो नहीं हो रही। मैं एक मिनट आया, मेरे पास लिंक आपका कहाँ है? तो ये कनेक्ट कर, अच्छा अच्छा, एक मिनट। कनेक्टेड है। अब आया हूँ। हाँ जी, अब शो हो रही है। हेलो? अच्छा, मेरे ख्याल से बीच में कनेक्शन का इशू था। हाँ जी। अच्छा, ओके। तो बहरहाल निच जो एक शॉर्ट आंसर है वो ये है कि यार लोग कॉपी बहुत ज्यादा हमारे शुरू कर देते हैं, एंड कॉपी की भी खैर है। हम्म, हमारे लोग जेलस एंड
वो कहते हैं ये बंदा क्यों $100 मंथली बना रहा है, हम्म, आए इसको डाउन कर देते हैं, वो नेगेटिविटी बहुत नेगेटिव ज़्यादा। एसईओ। हाँ जी, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो ये सिर्फ होती है। हम्म, बाकी निच बताने में कोई मसला नहीं होता किसी को। जो आपकी मेहनत है, जो आपकी कीवर्ड्स ने जगह पकड़ी हुई है, वो कोई चोरी नहीं कर सकता। अगर आपसे वो मुकाबले पे आके साइड बना लेता है एज निच में, उसकी अपनी एक हेलो। हाँ जी। यार अलीम, पता नहीं नेट का मसला, आप किस साइड पे मुझे सिग्नल्स वीक लग रहे हैं? 1 मिनट। मेरी साइड पे तो शायद ठीक ही है। अच्छा। तो हाँ, मैं कहाँ पे था क्या? हाँ जी, आप वो बता रहे थे कि मतलब नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी जी। हम्म, तो बहरहाल ये है कि हमारे पास इतने नीचीज आते हैं, हमें याद भी नहीं रहते। हम्म, लोग यूआरएल्स भेजते हैं। डेली बेस पे हम हंड्रेड्स ऑफ साइट्स को एनालिसिस करते हैं। हम्म, तो ये चलता है, लेकिन अगर आप जनरल पब्लिक में ऐसे लोगों को बता दें हम्म, तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह चीज है। हम्म। और अच्छा उसके कभी किसी को भी अपनी निच ना बताओ। अगर एक न्यू भी हम्म, मुझे सुन रहे हम्म, हैं, डू वर्क एज योर ओन, उस पे उसको पोशीदा रखो। हम्म। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन है कि क्या एफिलिएट वेबसाइट्स बैकलिंक्स के बगैर रैंक हो जाती हैं? देखो, हर साइट के लिए बैकलिंक्स बहुत जरूरी हैं। मैं ये कभी नहीं कहता कि आप लोग बैकलिंक्स ना बनाएं और ऐसे ही रैंक कर लोगे, तो ये खैर थोड़ी सी वो बात हो जाएगी। बैकलिंक्स बहुत जरूरी हैं आपकी साइट के लिए, लेकिन जो क्वेश्चन लड़के ने किया हुआ है, यस इट इज पॉसिबल इफ यू डू अ वेरी यूनिक वर्क इन अ वेरी यूनिक निच, तो आप विदाउट बैकलिंक्स के रैंक कर सकते हो। जब आप मेरे क्वेश्चन सॉरी आंसर को दोबारा गौर से सुनो। जब आप एक यूनिक निच पे यूनिक काम करें, हम्म, यूनिक नीच मतलब है जो कभी किसी ने एक्सप्लोर ना की हो और बहुत ही लो कम्पिटिटिव हो और उसमें बहुत ही पोटेंशियल हो। एंड यूनिक वर्क का मतलब है कि आप इतना हाई क्वालिटी वर्क करें इन द सेंस ऑफ एवरीथिंग, लाइक कंटेंट आपका बहुत अच्छा हो, ग्राफिक्स आपके बहुत ही अच्छे हो, आपकी कंटेंट प्रेजेंटेशन बहुत ही आला क्वालिटी के हो, तो आपको रैंक करने से दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट नहीं रोक सकता, या आप गूगल आपको खुद ही ऊपर लेके आएगा। ठीक। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन है कि एक बिल्कुल न्यू वेबसाइट को एफिलिएट या फ्लिप करने के लेवल पे पहुंचने के लिए कितना वक्त लग जाता है, मतलब एक न्यू वेबसाइट को। या आई थिंक ये आंसर मैंने कर लिया पहले कि हम्म, फ्लिपिंग के लिए मतलब कब करना चाहिए या कितना टाइम लेगा। तो हम्म, ये वही बात है, ओनर की डिसीजन पे डिपेंड करता है कि वो कब उसको करना चाह रहा है। हम्म। अच्छा फ्लिपा क्या चार्ज करता है साइट सबमिट करने का? आई थिंक $49 है, अभी अपडेट का तो मुझे नहीं पता। अच्छा अंपायर फ्लिपा तो 15% लेता है। अच्छा जी उसके बाद हम्म। ये क्वेश्चन है कि सर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है? ये तो वैसे अमेजोन पे होती है मेरे ख्याल से। किस तरह चीज? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। हेलो। ये क्वेश्चन है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या चीज़ होती है?
यार इन्फ्लुएंसर जो मार्केट है ना, मे बी मैं इतने एक्यूरेट और डिटेल में आंसर ना दूं, बट आई थिंक ये वो मार्केटिंग होती है जो सेलिब्रिटीज और जो उस टाइप के लोग करते हैं, जिनकी ऑडियंस और वो भी मतलब मार्केटिंग करते हैं। हम्म। अच्छा जी, उसके बाद एक इस तरह एफिलिएट के वेब। किसी जब आपकी बहुत ज्यादा कुछ ऑडियंस हो, आपका हम्म। पेज है, आपका इंस्टाग्राम है, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, आई थिंक दैट्स इट, बट आई विल चेक दैट हम्म। लेटर। जी नेक्स्ट। अच्छा, एक एफिलिएट वेबसाइट के लिए कितना बजट होना चाहिए? डिपेंड ऑन यूर निच, लेकिन जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है उसके लिए कम से कम डोमेन होस्टिंग ये ला के फिर कम से कम 50,000 एक कुछ तो कंटेंट के लिए होना चाहिए, एक निच को अगर आप कवर करते हैं। हम्म। अच्छा, जर्नल निच को रैंक करने का आसान तरीका क्या है? यही है कि जर्नल निच में ना आप ओवरऑल एक एक कैटेगरी पे जाएं, हम्म। स्टेप बाय स्टेप। फौरन से ठीक। सब नहीं शुरू करना कि आपकी साइट पे पहला आर्टिकल टेक का है, उसके बाद स्पोर्ट का है, उसके बाद दो, फिर काफी डिफिकल्ट हो जाएंगे। हम्म। अच्छा जी, उसके बाद लो कंपटीशन कीवर्ड किस तरीके से फाइंड किया जाए? यार लो कंपटीशन कीवर्ड्स के there are a lot of methods, there are a lot of tools, some are paid and some are free, um, but there are some manual work, um, लेकिन चलें टूल्स तो अब हर कोई, मैं मैनुअली एक वैसे अब बच्चे ने क्वेश्चन किया है तो हम्म। लो कंपटीशन यार आप फाइंड करो कि अगर आप एक कीवर्ड लिखते हैं गूगल में, वहां पे आप जो सर्च रिजल्ट्स आते हैं वहां पे ऐसी कोई फ्रेश साइट्स हों, तो आप समझ लें कि यार ये बंदे ने अभी अभी साइट बनाई है और बिल्कुल फ्रेश है, हम्म। तो ये क्यों रैंक कर रही है फर्स्ट पेज के ऊपर। अगर वो रैंक कर सकती है तो आप भी कर सकते हो। वो एक उसमें स्पेस होगा। डिफिकल्ट कीवर्ड का ये होगा कि आप जब उसको सर्च करोगे तो गूगल जो रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत ही कुछ हाई अथॉरिटी साइट्स आएंगी जो कि अपने मार्केट के बहुत बड़े जॉइंट्स होंगे, तो यू कांट कंपेट विद देम। आई ठीक। थिंक ये अच्छा है आंसर, क्विक सा। हम्म। बाकी तो फिर कीवर्ड रिसर्च और कैसे करनी है उसके लिए तो फिर एक बहुत बड़ी हम्म। आ, अलग से एक वो होना चाहिए। हम्म। अच्छा, जी ये क्वेश्चन है सर, फ्री गेस्ट पोस्ट सर्विस यूज करनी चाहिए? यस, अगर ब्लॉग अच्छी है तो ले लेना चाहिए, अवेल करनी चाहिए अपॉर्चुनिटी। हम्म। ठीक। बेशक कंटेंट दो और उनसे लो गेस्ट पोस्ट। अच्छा, ये एफिलिएट राइटर्स को कितना पे करना चाहिए पर वर्ड? किस तरह जी? एफिलिएट राइटर्स जो होते हैं उनको पर वर्ड कितना पे करना चाहिए? डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पे और उसके वर्क पे कि वो डिलीवर क्या कर रहा है, लाइक रिसर्च खुद कर रहा है प्रोडक्ट्स की, हम्म। रिलेटेड कीवर्ड्स, एसईओ की उसको कितनी हेलो हाई है, और फिर अगेन उसकी क्वालिटी फ्रॉम 0.6 टू 1.5, तो जो नॉर्मल और अच्छी क्वालिटी तकरीबन जो मीडियम लेवल है 1 रुपीज, तो आजकल आई थिंक स्टैंडर्ड रेट चल रहा है, ऐसा है आई थिंक। तो मैं तो वैसे ज़्यादातर अपने राइटर्स को एवरेज 1.5 से लेके 2 रुपीज़ तक पे करता हूँ। काफ़ी अच्छी हाँ क्वालिटी तो का। जितना 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 क्वालिटी फिर उस कंटेंट में होगी, जाहिर ही हाँ बात जी, वही। है। अच्छा जी, उसके बाद अगर किसी कीवर्ड को सर्च करने पे अमेज़न टॉप पे आए तो उस कीवर्ड को रैंक करना आसान होता है या मुश्किल? देखो आप आपने अमेजोन की बात की है,
मतलब है आपका कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, जो कीवर्ड उसके लिए ढूंढ रहे हैं, हम्म, तो आप जो ई कॉमर्स साइट है उसको साइड पे रख के आप रिव्यूज वाली जो साइट्स हैं उसको देखें, उसको एनालिसिस करें कि वो हम्म, कौन कौन सी है टॉप पे। अगर ठीक। अमेज़न भी आ रहा है तो बेशक आप उसको भी कर सकते हैं, लेकिन उसके रिलेटेड टॉप 10 पोजीशंस में और क्या-क्या है? हाई ठीक। अथॉरिटी रिव्यू साइट्स हैं, या कोई न्यू साइट्स भी हैं। ठीक। अच्छा, उसके बाद इंटरनल लिंकिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एफिलिएट वेबसाइट की? इंटरनल लिंकिंग की, हाँ जी। इंटरनल तो देखें, अगर फर्ज करें आपकी साइट पे मल्टीपल वो क्या कहते हैं आर्टिकल्स हैं, तो हम्म, सबसे पहले तो आप बैठ के खुद किसी पेपर पे या उस पे आप ये नोट करें कि आपके आर्टिकल पे फर्ज करें 10 आर्टिकल्स हैं या 20 हैं, और उनको जो सबसे मोस्ट रेलेवेंट आपका वो होता है आर्टिकल उसको दें। लाइक मैं एक किचन की कैटेगरी है और जिस तरह के मैं अपना वे बता रहा हूँ कि आप लोगों ने इस तरह करना है, तो किचन में अगर एक आर्टिकल है फर्ज करें नाइफ या किसी प्रेशर कुकर या वटेवर इस पे, तो उसको इंटरलिंक करें दूसरे किचन के ही आर्टिकल को, जिस तरह जूसर वगैरह, और ये है ये ना कि आपकी फर्ज करे बहुत मतलब आउट ऑफ कैटेगरी आप ना जाएं, जो इन शॉर्ट है रिलेटेड, जो बिल्कुल वो कहते हैं जिस तरह के एक प्रेशर कुकर है उसके रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं उसकी उनकी आपस में इंटरलिंकिंग होनी चाहिए। ठीक। रेलेवेंट कंटेंट को आप इंटरलिंक करो, हम्म, बिल्कुल रेलेवेंट कंटेंट को। हम्म। अच्छा, ये कुछ कीवर्ड्स पे सोशल वेबसाइट्स आ जाती हैं, मतलब तो सर्च करें। ये भी लो कंपटीशन है ना। हम्म, आप मैंने अगर कोई किसी ने मेरे पॉइंट को डीपली सुना हो या उसको उस पे गौर किया हो, मैंने कहा जब आप सर्च करें और आप एक कीवर्ड सर्च कर रहे हैं गूगल में, तो वहां पे रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, आप उस पे सोशल की साइट बनाएंगे या रिव्यू की साइट बनाएंगे, पहले तो ये फाइनल करें। हम्म, आप उस पे ई कॉमर्स या अमेजोन या ईबे की तरह की साइट बनाएंगे या रिव्यू की साइट। तो जाहिर बात है हमने रिव्यू की साइट बनानी है, जब रिव्यू की साइट बनानी है तो हमने रिव्यू वाली साइटों को देखना है कि वहां पे क्या है। हम्म, अगर वो नहीं है और उसकी जगह पे फर्ज करे ऊपर सोशल नेटवर्क है और इस तरह के आ रहे हैं, तो ये तो गुड, इट्स अ ग्रीन सिग्नल, आपके पास स्पेस है। हम्म। अच्छा, उसके बाद ब्लॉग की इमेजेस कहाँ से लेनी चाहिए? किस तरह? मतलब ब्लॉग पोस्ट कोई करते हैं तो उसमें जो इमेजेस यूज होनी है वो कहाँ से हम लें? हेलो। हाँ जी। हेलो। ब्लॉग पोस्ट में क्या लेना है, मुझे जरा। इमेजेस, इमेजेस जो यूज होती हैं सर, पोस्ट में इमेजेस नहीं यूज होती, जैसे फीचर्ड इमेज होती है और दूसरी इमेजेस होती हैं, प्रोडक्ट की इमेजेस होंगी। अच्छा अच्छा, इमेजेस, सॉरी ये वर्ड मुझे नहीं क्लियर हो रहा हाँ था, जी। सॉरी। हाँ। मैंने कहा इंजेस, इंजेस इस तरह इमेजेस। का कुछ मुझे। इमेजेस। हाँ जी। अच्छा, इमेजेस कौन से यूज होने चाहिए पोस्ट के हम्म, अंदर? हाँ जी। ओके, तो जाहिरी बात है, जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट के रिलेटेड आप उसकी एग्जैक्ट उस पे जा सकते हैं, जैसे कोई एक कैमरा है, उस कैमरे की अपनी भी कोई वेबसाइट होगी, तो आप उस प्रोडक्ट पेज पे भी जा सकते हैं और आप अमेज़न से भी ले सकते हैं। हम्म, लेकिन थोड़ा-सा ना उसको एडिट कर लिया करें, जैसे कोई फ्रेम बना लिया, कोई उस पे टेक्स्ट लिख दिया, हाँ। थोड़ा उसको और खूबसूरत कर दिया। तो थोड़ी-सी एडिटिंग करनी चाहिए, ना कि एज़ इट इज़। हम्म, बहरहाल एज़ इट इज़ भी चल रहे हैं, चल चल जाती हैं चीज़ें। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ थोड़ी-सी अपनी एडिट करके हम्म। डाल दिया करें तो बेटर।
अच्छा जी, ये एक फिर क्वेश्चन आ गया कि क्या होस्टिंग चेंज करने से रैंकिंग पे फर्क पड़ेगा? क्या वो ड्रॉप होगी रैंकिंग? अगर आप बुरे होस्टिंग से अच्छे की तरफ जा रहे हैं तो बेटर हो जाएगी। अगर आप अच्छे से बुरे की तरफ जाते हैं तो डाउन हो जाएगी। हम्म, या अगर आप कुछ लम्हे की बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है, वो तो शायद भी कभी कभार डाउन हो जाती है, लेकिन वो स्टेबल हो जाएगी। ठीक। अच्छा, तो इसी के साथ क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। कोई लास्ट एडवाइस जो आप न्यू वाइज को देना चाहें? न्यू न्यू जो गायज हैं या न्यू जो ब्लॉगर्स हैं, उनको मेरी सजेशन यही है कि यार काम करो तो अच्छा करो, प्रोफेशनल करो। हम्म, कॉपी पेस्ट और लेग पुलिंग्स और नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर ना लाओ। हम्म, अम, अपने अपना जब काम करोगे, अपने मतलब पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे तो आपकी क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। आपकी मतलब आपके काम में अल्लाह बरकत भी डालेगा। और पॉजिटिव सोच रखो। एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करो, हाँ, ना कि मुश्किलात पैदा करो। और खुद अपना इतना अच्छा काम करो कि उसके बेस में आप कंपटीशन में दूसरे को टफ हम्म, टाइम दो, कि दूसरा हार मान जाए कि भाई नहीं यार, ये बंदे का जो काम है ये मेरे बस का नहीं है, ये मेरे लेवल का नहीं है। हम्म, तो इतना अच्छा परफॉर्म करो बजाय इसके कि इस बंदे की मैं यूआरएल्स निकाल दूं, वो हम्म, करूं, इसकी मैं नेगेटिव एसईओ करूं, मैं वो करूं। नहीं भाई, हाँ जी, इस तरह करते रहोगे तो फिर सारी जिंदगी जो ये लोग इस तरह के काम करते हैं, वो हाँ जी, सारी जिंदगी यही करते हैं। वो सक्सेसफुल नहीं होते, वो लीडर नहीं बन जाते, हाँ जी, वो इसी पंगों में सारी जिंदगी गुजार लेते हैं, क्योंकि उनकी कामों में बरकत नहीं होती। वो पैसा भी कमा लेते हैं किसी न किसी तरीके से, लेकिन उनमें बरकत नहीं होती। हाँ जी, सो एक पॉजिटिव सोच। अच्छा, और देरी और लेट ही और ये चीजें जो है ना, ये चलती है टाइम और लाइफ के साथ। बाज़ औक़ात आप डिसहार्ट हो जाते हैं, बाज़ औक़ात आप कहते हैं कि जैसे कि दुनिया या टाइम रुक सा गया है और मैं स्टक हो गया हूँ। तो हाँ जी, अपने आप को मोटिवेट किया करें। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं या गुजरे हैं, तो वो भी इसी कंडीशन से गुजरे होते हैं। वो भी किसी न किसी पॉइंट पे आके ऐसा सोचते थे या उन्होंने सोचा होगा। हाँ जी, लेकिन सक्सेसफुल वो होते हैं जो कंटिन्यू रखते हैं उस अपने गोल को अचीव करने में लगे रहते हैं, ना कि किसी ने कह दिया यार ये तेरे बस की बात नहीं है, छोड़ दे, जा भाई कोई रेडी लगा या कोई काम कर ले। तू किधर से आ गया जी, कंप्यूटर पे बैठा है, ये भाई तेरे बस की बात नहीं। जब तूने उसकी बात ये मान ली, बस तूने उसकी मान ली, या तू सारी जिंदगी जॉब करेगा हम्म, 9 to 5, और सारी जिंदगी यही कोई रेडी वगैरह और ये काम करेगा। लेकिन अगर आपकी सोच मिलीनियर्स की है, अगर आपकी सोच अपने आप को बदलने की है, अपने खानदान को बदलने की है, अपने बच्चों की फ्यूचर और अपनी लाइफस्टाइल और कुछ अच्छा करने की, तो थिंक पॉजिटिव, स्प्रेड लव। कभी भी हेट को अपने माइंड में जगह ना दो, बिकॉज दीज थिंग्स मैटर्स अ लॉट। आप हंसेंगे कि पता नहीं ये क्या बकवास है, मैं क्यों भाई मेरी इतने मतलब जहन में इतनी स्पेस किधर है, मैं हर किसी से इतनी प्यार से पेश आऊं या प्यार करूं। हाँ जी, बट बिलीव मी, ये लॉन्ग रन में चीजें फायदा करती हैं। हाँ और जी, बेशक, मुझे यहाँ मैं यहाँ पे एक और चीज, बिकॉज यूर ये सेशन काफी लंबा हो गया और हाँ जी, एंड भी करते हैं। एडवाइस की आपने बात की, तो अगर जो जिस लेवल का बंदा एक्सपर्ट है ना, मेरी सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट है, ये एडवाइस है। और जितने भी न्यूबीज हैं या मॉडरेट लेवल के ब्लॉगर हैं या एक्सपर्ट लेवल के हैं, जो भी जिस स्टेज पे है अपना है, ठीक है, वो मेरे लिए सारे रेस्पेक्टफुल हैं और रेस्पेक्टेबल हैं।
अगर एक बंदी की मुझसे नॉलेज ज्यादा है, इट मीन्स उसने मुझसे ज्यादा मेहनत की है। हाँ जी। तो मैं उससे जेलस क्यों हूँगा? मैं उसको एप्रिशिएट करूँगा। हाँ यार जी। इस बंदे ने रातें जगाई, इस बंदे ने रिसर्च की है। ये बंदा अच्छा आपको पता है मतलब मैं छोटी सी एग्जांपल दूँ। मेरी कितनी टाइम की मेहनत है, एक साइट सेल करवाना, लोगों से बातें करना, पूरी-पूरी रात ज़ूम पे लगे रहना, हाँ जी। अ, डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करना। अच्छा ये भी मैटर करता है। अच्छा ये पॉइंट भी वो देख रहे हैं बायर्स। अच्छा मैंने कितने रिस्क लिए हैं, ऐसे लोगों को साइटें दी विदाउट एनी श्योरिटी और एनी गारंटी। और एट द एंड देखो मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं कि भाई ये पॉइंट्स होते हैं फ्री में। लेकिन फ्री की चीज की कदर करो। ये ऐसे नहीं होता कि मैं वैसे सोया हुआ था आज और मैंने ख्वाब देख लिया हाँ जी। कि भाई ये पॉइंट्स होते हैं और मैं आज एसईओ एकेडमी या ग्रुप में आके मैं लोगों को बता रहा हूँ जी ख्वाब में। ये इस तरह नहीं होता। हाँ जी। चाहे जितने इस फील्ड के जितने भी एक्सपर्ट हैं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं कि कहीं ना कहीं उनकी कोई बात उन्होंने बोली होगी और हम तक पहुंची होगी। सो दे ऑल आर रिस्पेक्टफुल। हाँ जी। और न्यूबीज को मैं स्पेशली ये बता रहा हूँ, क्योंकि जो जिसमें एक्सपर्ट की वो घुस जाती है ना हवा, वो थोड़ा सा अपने आप को फील करता है, उस पे दूसरे की बातें असर नहीं करती। हाँ जी। ये मेरा पॉइंट सुन लो। अब मैं कभी अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कहता। आई एम स्टिल अ लर्नर। ऐसे बहुत सारी चीजें जो अभी तक मैंने एक्सप्लोर नहीं की, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैंने फर्दर रिसर्च नहीं की होगी, बट आई एम स्टिल डूइंग माय बेस्ट। करता हूँ और मुझे जितना आता है अगर वो मुझसे कोई बंदा पूछता है मैं जवाब देता हूँ। मेरी सिंपल सी ये थ्योरी है, इसमें कोई लालच कोई ऐसी चीज नहीं है। हम्म। एनीवे आप लोगों को बता दूं कि यार न्यूबीज सबको क्योंकि ये एडवाइस है, जो हाँ जी। एक्सपर्ट होता है ना वो लोग उसको जो फॉलो करते हैं, तो ऐसे बंदे में थोड़ी सी अना भी आती है। और जो दौलत का एक नशा है वो सबसे खतरनाक नशा है। जाहिर बात है जब एक एक्सपर्ट होता है एक लेवल पे जाता है, उसके पास पैसे आते हैं, पावर आती हैं, लोग हम्म। होते हैं, उसके फॉलोअर्स होते हैं, उसके पोस्ट पे हजारों लाखों कमेंट्स आ जाते हैं और वो कुछ भी बोल दे, वो ठीक है जी सर जी ठीक है जी। तो उस बंदे को समझाना मुश्किल होता है। हाँ जी। उस पे वो कहता है यार मैं ऑल इन ऑल हूँ, आप कौन होते हैं मुझे एडवाइस देने वाले। बट आई कैन एडवाइस यू क्योंकि आप अभी जीरो लेवल पे है और आप शायद मेरी बात मान लें। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, हाँ जी। जो न्यूबीज है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज ब्लाइंडली किसी को फॉलो ना करें। चाहे वो आपके पेरेंट्स और बड़े भाई क्यों ना हो, ब्लड रिलेशन क्यों ना हो, अगर वो हाँ जी। आपको गलत काम का कह रहे हैं ना, उसको भी मना कर दें। अपने अपने नेचर में अपने पर्सनैलिटी में ये चीज ऐड करें आज से। यार जो चीज गलत है बस वो गलत है। हाँ जी। ब्लाइंड अच्छा प्यार मोहब्बत किसी से है, अब मेरी इतनी यारियां दोस्तियां हैं वो हमारी अपनी जगह है, अपनी मेरे रेस्पेक्ट लेवल है। मेरे ऐसे दोस्त हैं उनके लिए मैं जान भी दे सकता हूँ, मैं उनकी तरफ अगर गोली आए तो मैं उनके लिए सीना रख सकता हूँ। शायद मेरी इतनी रेस्पेक्ट हो उसके लिए। लेकिन अगर मुझे वो ऐसे किसी काम का कहें जिससे एक अननोन बंदे की इज्जत मतलब पे कोई बात हो या वो बंदा जलील हो जाए, उसका कोई कसूर ना हो, वो डिग्रेड हो जाए, तो सॉरी मैं शायद ये बात उसकी ना मान लूं और हाँ मैं जी। उसकी तरफ आती हुई गोली के लिए अपना सीना हाजिर करूं। तो आप लोग भी ऐसी मेंटेलिटी बनाएं। क्योंकि मैं फ्रैंकली मैं बहुत ही ओपन बंदा हूं। मैं नाम भी लेके आती, मैं अक्सर देखता हूँ कमेंट्स पे यहाँ पे कि फलाना हेलो हाँ जी। बीच में कट तो नहीं हो गई? सॉरी नहीं, मैं सही जरा आ रही है। अच्छा मैं अक्सर कमेंट्स देखता हूँ, लोग अपने अपने मेंटोर्स को कहते हैं ऑल इन ऑल इन ऑल। तो ठीक है, क्योंकि देखो एक बंदे से आपने सीखा है, वो आपके लिए आपके बाप का दर्जा रखता है, तो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है।
मतलब एक बाप को कोई पूरी दुनिया जिससे आप पैदा हुए हैं, जो आपका ज़रिया बना है आपकी पैदाइश का, तो उसको तो कोई नहीं डिग्रेड कर सकता किसी भी स्टेज पे, किसी भी महफ़िल में। तो उस्ताद की भी यही वैल्यू होती है और जितने भी मेंटोर्स हैं और जिनकी कोर्सेज़ लोगों ने की हैं, उन सबसे मेरी दरख्वास्त है, चाहे उसने किसी की भी की है, ऑनलाइन की या प्रैक्टिकली। भाई वो बंदा आपके लिए रिस्पेक्टेबल है। यहाँ पे गाली-गलौच में लोगों के साथ बहस करके उसको या उसको लोगों पे मुसल्लत ना करो। उसकी रिस्पेक्ट अपने दिल में रखो। हाँ जी। जो बंदा जिसका भी फॉलोअर है, बेशक फॉलो करे उसका, वो उसके लिए बाप का दर्जा रखता है। हम कोई नहीं होते कि उसको कहें कि भई आप नहीं या हर बंदे की अपनी नॉलेज है, अपनी उसकी वो चीज़ें हैं। अगर उन्होंने उसको इस एबल बना दिया है, अगर आज वो अपनी किचन मनी अर्न कर रहे हैं, तो यार वो बेस्ट है उसके लिए। हुँ, हम क्यों उसको कहें कि यार नहीं जी, ये तो ऐसा है, वैसा है, तेरा जो टीचर है ये गलत है, मेरा जो टीचर है वो सही है। प्लीज़ मेरा जो मेन कहने का मतलब है, आप सारे यहाँ पे एक भाइयों की तरह रहें, एक-दूसरे की हेल्प करें, ये सोच अपने अंदर से निकालें। रिस्पेक्ट अपनी जगह। हर स्टूडेंट अपने टीचर उसका टीचर उसके लिए रिस्पेक्टफुल होता है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन यहाँ पे दूसरे पे मुसल्लत ना करें कि नहीं जी हमारा जो है वो बेस्ट है, आपका जो है वो इस तरह है। ये गाली-गलौच इन चीज़ों से बाहर आओ, चीज़ें सीखो, लोगों को डिफेंड इस हवाले से ना करो। इतने बड़े बंदे बन जाओ कि खुद तेरा टीचर तुझ पे फ़ख्र करे हाँ कि जी। ये मेरा स्टूडेंट है। इतनी कोई स्ट्रेटजीज़ लाओ, इतने कोई रिजल्ट्स ले आओ, इतने कुछ ऐसा कुछ काम करो, शो कराओ लोगों को कि यार मैंने फलाने से सीखा है और ये देखो मेरा रिजल्ट। बातों से क्या होगा कि भई नहीं, नहीं जी इसने ये स्कैम है, ये वो है, वो यार फॉर गॉड सेक बड़े हो जाओ, ग्रो अप। आई थिंक सारे जितने यहाँ पे बंदे हैं वो सारे मैच्योर्ड हैं, अपनी कुछ अर्निंग के लिए निकले हुए हैं। जो बंदा प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, अर्न करने का सोचता है, वो उसमें थोड़ी-सी मतलब मैच्योरिटी होती है बहुत ज़्यादा। हाँ जी। तो ये कुछ एडवाइसेस हैं सिर्फ अपने काम पे फोकस करो और हर एक की कदर करो। यकीन करें चाहे जिस बंदे को कुछ आता है या नहीं, जिस बंदे की जितनी डोमेन है ना एसईओ की फील्ड में या ऑनलाइन फील्ड में या फ्रीलांसिंग के फील्ड में, जिस बंदे ने कम्युनिटी को थोड़ा बहुत भी फायदा दिया है, चाहे वो पेड या फ्री। अब यहाँ पे फिर आ जाती है यार वो तो इतने चार्ज करता है, मैं फ्री वो और ये प्लीज प्लीज बड़े हो जाओ अब। ये छोटे बच्चों की बातें झगड़े लड़ाइयाँ खत्म करो। एक बंदा 1 लाख रुपया ले रहा है ना, वो आपको उतना नॉलेज दे रहा है। हाँ, उसका टाइम उतना कीमती होगा और 1 लाख रुपया चार्ज कर रहा है। आप अफोर्ड कर सकते हैं, करें, नहीं करते तो यार लेग पुलिंग तो ना करे, कम से कम वो मार्केट में तो बैठा है ना, हाँ कुछ जी। फरोख्त तो कर रहा है। अगर वो दुकान बंद कर दे तो फिर मेरे कहने का मतलब है, चाहे कोई फ्री नॉलेज दे रहा है उसकी कदर करो, चाहे कोई पेड दे रहा है उसकी कदर करो। लेकिन जिस तरह भी दे रहा है ना, दे तो रहा है ना यार। लेकिन मैं कसम से बहुत डिसहर्ट होता हूँ जब ये चीज़ें देखता हूँ ये वो अच्छा ये चीज़ें बहुत होती है कि यार ये बंदा तो अभी फ्री की था, अब ये इसने पेड कर दिया है और वो कर दिया। यार जो बंदा जिस तरीके का वो कर रहा है ना, चाहे वो उसकी नीयत ठीक है या बुरी है, उसको भी ना देखे, उसके रिजल्ट्स को देखे। हाँ जी। अगर वो स्कैम कर रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन अगर उसके स्टूडेंट्स लाखों कमा रहे हैं, अगर उसकी स्टूडेंट्स की अर्निंग और उसकी जिंदगियां और उसकी खानदान बदल गए हैं, तो उसकी कदर करो। उसको मैं सलूट पेश करता हूं, हाँ जी। चाहे वो जितना चार्ज करे करे। तो अब हमारी मेंटेलिटी क्या होती है यार, ये बंदा अभी तक फ्री था, ये अभी फर्ज करें मैं अपनी एग्जांपल दूं, मैं अभी वेबिनार कर रहा हूं, बातें कर रहा हूं, कल को मैं कोर्स लॉन्च करता हूं। हाँ हाँ जी। जी देखो ये तो कोर्स आ गया जी, अभी ये हो गया जी। यार अगर फर्ज करे मैं एक कोर्स क्या होता है, अगर मैं पूरा हफ्ता लगा रहा हूं तुम लोगों की जिंदगियां बदलने में और मैं उसको टाइम दे रहा हूं, तो मैं चार्ज कर रहा हूं, मेरी मर्जी है।
मैं 1 लाख करूं, 10 लाख करूं, $1000 करूं, मेरी मर्जी। अगर कोई किसी को सूट करता है करे, नहीं तो हाँ, अगर एक चीज में गलती है तो फिर तो ये हो ना, मेरी इतनी मुझे कोई शागिर्द ही ना मिले, मतलब मेरा कोई स्टूडेंट ही ना हो। अगर है और मैं उनकी लाइफ में बदल रहा हूं, तो ये जो हैटर्स होते हैं ना, ये बस ऐसी सारी ये खत्म नहीं होंगे, मेरी हाँ बातों जी। से भी नहीं खत्म होंगे, ये हर जगह पे होंगे। लेकिन अगर आप काम के बंदे हैं और आपने अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनना है और आपने अपने जिंदगियां बदलनी है अपने आने वाली जनरेशन की, तो कभी भी हेटर्स की लिस्ट में ना आना। बस एक छोटी सी बात, जो हेटर्स की लिस्ट है ना पाकिस्तान में, जो जहां भी थोड़ी सी वो होती है ना, वो ऐसे मक्खियों की तरह आ जाते हैं, प्लीज इस लिस्ट से निकलो। बस बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट। आई थिंक एनफ था। बहरहाल मेरी दुआएं हैं आप सबके साथ, और कम से कम यार थोड़ा सा पॉजिटिवनेस लाओ अपने आप में। हेट, नेगेटिविटी, यार देखो, अगर थोड़ा सा भी अभी देखो, अगर कोई ऑनलाइन आता है ना, स्कैम हो गया है, प्रूफ मैं ला रहा हूँ, ये वो आप देखेंगे कितने लाइव लोग और कितने कमेंट्स और हा 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 रिएक्ट। यार व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन यार। कम से कम उन लोगों में ना शुमार करो अपने आप को। पॉजिटिव कुछ भी हो ना, हुआ भी हो ना, कहो यार कोई मसला होगा, ठीक है, इस बंदे का कोई इस तरह, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव सोचो बस। it will the positiveness will impact and change your life। आपको पता भी नहीं चलेगा उसका किस तरह का इम्पैक्ट होगा आपकी सक्सेस के ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, और आपकी बहुत सारी चीजों में ये हेल्प करेगा। ओके, आई थिंक काफी लेट हो गया, हाँ। एंड हम्म। शुक्रिया सर, आपने इतना ज़्यादा टाइम दिया और इतनी इम्पोर्टेंट नॉलेज शेयर की हमारे साथ। आई एम ऑलवेज हेयर। जब भी मुझे कहा गया है विद नो डिलेज, मैंने कम्युनिटी को दिया है। यहाँ तक कि यहाँ पे मेरे अपने इंस्टीट्यूट में मैं फ्री वो कराता हूँ, लेकिन अभी खैर ड्यू टू वेरी टफ रूटीन मैंने सेकंड कुछ ऐसा कुछ शुरू नहीं किया। क्योंकि देखो, इंसान के अपने भी हजार मसले होते हैं। अगर कोई बंदा नहीं आता फ्री, या मतलब शेयर कोई चीज नहीं करता, तो उसको भी पॉजिटिव लो। उसके यार मसले हो सकते हाँ हैं जी। हजार, वो कहीं फंसा हो सकता है वो। अक्सर ये होता है, हम फ्री होते हैं लेकिन मेंटली इतने डिस्टर्ब होते हैं ना कि यार मैं क्या बोलूं, हम ब्लैंक हो जाते हैं ऑन द स्पॉट, हमारे कुछ और मसले मसाइल होते हैं। तो हाँ। खैर, हमेशा पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिविटी को स्प्रेड करो, लोगों को भी समझाओ। एंड जो भी जितने बंदे मुझे सुन रहे हैं, मेरे साथ कम से कम इतना जो मैंने कुछ शेयर किया, मेरे साथ एक वादा करें कि अगर ऐसी कुछ हेट के रिलेटेड पोस्ट हुई भी ना, तो उसी बंदे को ऐसे कमेंट में जवाब दो कि भाई बंदा बन जाओ, कुछ नहीं होता। उसको थोड़ा सा पॉजिटिव कमेंट्स उसके ऊपर करो, ताकि उसको पोस्ट डिलीट करनी पड़ जाए कि यार मुझे, मेरा तो कोई साथ ही नहीं दे रहा। तो इंशाल्लाह। मतलब इस तरह की पूरी कम्युनिटी के अंदर, सिर्फ इस ग्रुप के अंदर नहीं, मैं ओवरऑल पाकिस्तानी ऑनलाइन कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। जहां भी कोई बंदा किसी की लेग पुलिंग करे, किसी को बदनाम या डिग्रेड करने की कोशिश करे, तो आगे आना कि यार क्या हो गया, बस ठीक है वो कर रहा है, उस क्या है, हम प्रूफ लाओ, उसने क्या कर दिया। थोड़ा सा कुछ लोगों के पास कुछ प्रूफ नहीं होता, ऐसे कहानियां होती हैं, या उस प्रूफ या कुछ अगर उसने गलत किया है, बैक पे क्या स्टोरी है, क्या हुआ है, वो आप कुछ नहीं पता आपको। मजबूरीज भी हो सकती हैं, एक बंदी की कमिटमेंट होती है, वो कमिटमेंट से हट सकता है, हजारों मसले मसाइल हो सकते हैं उसके। बहरहाल इट्स अ वेरी अनदर लॉन्ग डिबेट इसके ऊपर। लेकिन जो होती एडवाइस हैं, है, वो आप लोग कमिटमेंट से सिर्फ हट अपने सकता है, काम के साथ यार तवज्जो दो। हजारों मसले जब मसाइल आप हो काम सकते हैं लाओगे ना, उसके। आपका टीचर आप पे फख्र करेगा, आपको आगे शो कराएगा कि यार दिस इज माय स्टूडेंट। ये बंदे बन जाओ, ये नहीं कि देखो मेरा मेरा स्टूडेंट कैसे गालियां दे रहा है, ये वाले स्टूडेंट नहीं बनना। प्लीज उसको स्क्रीनशॉट नहीं भेजना कि देखो मैंने कैसे गंदी कर दी। थोड़े से ग्रो अप करो, अपने मेंटल लेवल को, अपनी सोच को बदलो। उसको कहो सर मैं आपको ऐसे स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि जो मंथली ये $1000 मैं कमा रहा हूं, और मैंने ये कर दिया और मैंने वो कर दिया। तो उससे उसको खुशी दो,
ये नहीं कि मैंने देखना किस तरह दूसरे की गंदी करने से जब तक यार अल्लाह जो है ना इज्जत देने वाला है और अल्लाह जिल्लत देने वाला है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मैं अगर आप लोग चाहें ना किसी को क्या गंदा करेंगे? तो ठीक है, इजाज़त चाहता हूँ ठीक। और इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। जब भी इंशाल्लाह। मेरी ज़रूरत होगी मैं इधर ही हूँ और जहाँ पे फ्लिपिंग की है हमारे पास लड़के आते हैं, टाइम भी मेरा बहुत ज़्यादा उनके साथ वेस्ट होता है। क्या मैं उनको गाइड भी करता हूँ साइड सेलिंग के अच्छा टाइम है, नहीं है और अक्सर नेक्स्ट मैंने अब ये चीज़ ऐड की है, मैं चले अब यहाँ पे ऐड कर दूँ कि पहले तो मैं उनसे खुद लेता था, लेकिन अगर मैं नहीं ले सकता या मुझे पसंद नहीं है वो चीज़ या मेरे पास ऑलरेडी उस निच पे साइट है या मैं रखना नहीं चाहता, तो मैं दूसरा ये कर सकता हूँ कि उस बंदे के लिए ये साइट मेरे कुछ डायरेक्ट क्लाइंट्स होते हैं जो मेरी एक कम्युनिटी के है बाइंग सेलिंग की, तो मैं उसको हेल्प करा सकता हूँ फॉर सेल उसकी साइट निकलवाने में उनकी हेल्प करा सकता हूँ। मैं इतना इस एंड पे ये कह सकता हूँ। मेरी तरफ से ये एक किस्म का समझ लें। ठीक सर। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ओके डियर, सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।